guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are finally back again with an solution video for weekly contest 486 which was conducted yesterday on 25th Jan. I am recording this video today itself on 26th Jan. So first of all, happy Republic Day to everyone. So in this video we'll be discussing the complete all the four problems, their approach, the time and space complexities and overall difficulty of the contest and the difficulty of each problem as well. So first of all, I would say that this contest was a bit balanced. I would not say कि completely balanced क्योंकि हल्का सा skewed था. If you have basic information of DFS अगर आपको आता है तो पहले तीन प्रॉब्लम आपके बहुत इजीली होंगे, बहुत ही इजीली होंगे. So as I always say, first two problems are always no brainers. They are cakewalk. While the last two problems are something जहाँ पर हम experiment करते हैं थोड़ा बहुत. So I would say कि पहले तीन प्रॉब्लम easy थे. The last problem was quite very interesting. ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम एक्चुअली में ट्राई आउट करोगे बहुत ही अच्छा लगेगा. इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम. ठीक है, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया वो प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई उसको इस वीडियो को एंड तक देखना. यू विल एक्चुअली लव द सॉल्यूशन फॉर द फोर्थ प्रॉब्लम. सो यप, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप टू इट. Yeah, so here we are with the weekly contest 486. So it was conducted yesterday, 25th Jan. So हमेशा की तरह चार problems and yep, as I said कि overall contest इतना कठिन नहीं था. The last question was quite interesting. वो हल्का सा hard था. Overall, I would rate this contest as medium, not hard or not medium hard. It's a medium contest. अगर आप just start करने वाले हो, a person who has started just giving contest, I would say the first two problems would have been easy for you. If you have some knowledge, then you would have been able to do the first three problems. And if you have a good amount of knowledge, then I would say four problems कहीं नहीं जा रहे, वो बड़े आराम से होंगे. Okay, but yeah, so I think that is all for the overall difficulty level of the contest. It's a medium contest. So without wasting any time, let's jump to the first question. I hope सबको कुछ दिख रहा होगा. Okay, so the first problem directly टाइटल पढ़ के समझ में आता है. मिनिमम प्रीफिक्स रिमूवल टू मेक array strictly increasing. अब क्या कहता है प्रॉब्लम? यू आर गिवन एन इंटीजर array nums. You need to remove exactly one prefix possibly empty from nums. ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट अप टू सम एलिमेंट, उसको कहते हैं प्रीफिक्स. ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिमूव्ड प्रीफिक्स सच दैट द रिमेनिंग array स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो मिनिमम लेंथ बेसिकली क्या है, तुम्हें बताना है कि मिनिमम लेंथ का प्रीफिक्स तुम्हें क्या रिमूव करना चाहिए सच दैट जो बचा हुआ एरे है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो. अब सिंपल सी बात है, तुमको प्रीफिक्स कहा गया है कि हटाना है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास बचेगा क्या? सफिक्स बचेगा. सो बेसिक अंडरस्टैंड, एवरी एरे हैज टू पार्ट्स. अगर तुम किसी भी एरे को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हो. पहला होता है उसका प्रीफिक्स पार्ट, दूसरा होता है उसका सफिक्स पार्ट. स्टार्टिंग से कोई भी एलिमेंट लेके तुम किसी भी ith एलिमेंट तक जाते हो, वो बनता है तुम्हारा प्रीफिक्स. और तुम किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करके अगर लास्ट एलिमेंट तक जाते हो, उसको कहते हैं सफिक्स. सो एवरी एरे इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ अ प्रीफिक्स एंड अ सफिक्स. तो बेसिकली तुम्हें क्या कहा गया है इस प्रॉब्लम में? यू हैव टू रिमूव अ प्रीफिक्स सच दैट द रिमेनिंग सफिक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. याद रखना, इट्स नॉट नॉन डिक्रीजिंग, इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द प्रीवियस एलिमेंट. बट जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, इन दैट केस द नेक्स्ट एलिमेंट हैज टू बी बिगर देन द प्रीवियस एलिमेंट. वो इक्वल भी नहीं हो सकता है. राइट, तो तुम्हें प्रीफिक्स का लेंथ बताना है जो तुम्हें रिमूव करना है. लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. इन द फर्स्ट टेस्ट केस वी हैव 1 -1 2 3 3 4 5. अब तुम खुद देख लो, मैं यहाँ पर इतना फोकस नहीं करता हूँ. चलो यहाँ से देख लेते हैं एक बार. 1 - 1 तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर पहले ही जो इंक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी वो खत्म हो गई क्योंकि 1 के बाद एक छोटा नंबर आ गया. तो इसका मतलब हमें इतने इस एलिमेंट को तो रिमूव कर देना चाहिए. ठीक है, सिंपल सी बात है. जहाँ जिसकी वजह से तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, इंक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी हट रही है या फिर जा रही है, हमने उतने एलिमेंट्स हटा देने हैं. तो अगर खुद देखो यहाँ पर मैं सिर्फ एक एलिमेंट हटा दूं तो उसके बाद क्या है? -1 2 3 3. ये लग रहा है इंक्रीजिंग. बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है. यहाँ पर आ जाता है अपना 3 3. हमको प्रॉब्लम में बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि इस 3 के बाद ये 3 नहीं आना चाहिए. फॉर दैट पर्पज अगर मैं इतना एरे रिमूव कर दूं, इतना प्रीफिक्स रिमूव कर दूं, तो मेरे पास बचता क्या है? 3 4 5. एंड 3 4 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब है मुझे कितने लेंथ का प्रीफिक्स रिमूव करना पड़ेगा? वी हैव 4 एलिमेंट्स इन द प्रीफिक्स, तो 4 लेंथ हो गया. दैट इज व्हाई द आंसर इज 4. तो आपको बस यही करना है इस प्रॉब्लम में. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम. लेट्स डायरेक्टली जंप टू द कंस्ट्रेंट्स. एरे का लेंथ कैन गो अप टू 10 to the power of 5 एंड द वैल्यूज इनसाइड द एरे कैन रेंज फ्रॉम -10 to the power of 9 अप टू 10 to the power of 9. सिंपल सी बात है, एरे में एलिमेंट्स कितने बड़े हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है. एरे का साइज भी उतना मतलब बड़ा नहीं है, 10 की पावर 5 ही है मतलब. बट स्टिल डायरेक्टली समझ में आ गया होगा इस प्रॉब्लम में करना क्या है. ठीक है, व्हाट यू डू इज बेसिकली इन दिस प्रॉब्लम, इसका तो मतलब इट्स अ वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम कि भाई तुमने आइट्रेट किया, अपने एरे के ऊपर स्टार्ट किया. एट एनी पॉइंट वेयर यू फाइंड डिसिमिलैरिटी मीन्स एट एनी पॉइंट वेयर नम्स ऑफ i+1 इज लेस देन और इक्वल टू नम्स ऑफ i. इसका मतलब नेक्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ
इज नेक्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू प्रीवियस एलिमेंट, इन दैट केस प्रीवियस एलिमेंट तक का जितना भी प्रीफिक्स होगा वो तुम्हें रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, सो यू कैन डू इट इन टू वेज। आइदर तुम स्टार्टिंग से आइटरेट करो, या तो तुम पीछे से एरे के पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो। एरे के पीछे से स्टार्ट करने का एक फायदा है, वो ये है कि द फर्स्ट पॉइंट वेर यू गेट डिसिमिलैरिटी, आपका आंसर वही होगा। सिंपल सी बात है, जहां पर यहाँ पर यह देखो, 1 के बाद -1 आया तो ये एक पहली डिसिमिलैरिटी है। उसके बाद 3 सेकंड डिसिमिलैरिटी है। एट द एंड हमने जब रिमूव किया अपना प्रीफिक्स, तो विच लेंथ डोमिनेटेड, कौन सा पार्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, वो कर रहा है 3 वाला। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा सफिक्स कंप्लीटली इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट इज वाई कोई भी प्रीफिक्स, जितना भी प्रीफिक्स जो कि एक भी डिसिमिलैरिटी क्रिएट कर रहा है, हमें उसे पूरी तरीके से रिमूव करना है। दैट इज वाई अ गुड आइडिया वुड बी टू स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द एरे। क्योंकि द फर्स्ट पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट आइटरेटिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द एरे, द फर्स्ट पॉइंट जहां पर डिसिमिलैरिटी आती है, वेयर द प्रीवियस एलिमेंट, द नेक्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द प्रीवियस एलिमेंट, सिंपल सी बात है, वहीं से आपको अपने सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। वहीं से अपने सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। ठीक है, सो आई विल डायरेक्टली जंप टू द एल्गोरिथम फॉर दिस। सो व्हाट डू, फर्स्ट यू फाइंड द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा, आई जस्ट जूम इन। ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट आइटरेटिंग फ्रॉम द बैकवर्ड्स। ठीक है, -1 से ग्रेटर देन 0 तक, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम 0 तक नहीं जाएंगे, उसका एक एलिमेंट पहले तक आएंगे, क्योंकि फिर 0 के लिए i-1 एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, सो व्हाट डू वी सी। अच्छा, एक बात याद रखो, अपने आप समझो इस चीज को, कि हम कितना भी प्रीफिक्स डिलीट कर लें, हम कभी सारे एलिमेंट्स डिलीट नहीं कर सकते। राइट, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स, क्योंकि एक अकेला एलिमेंट अगर बचता है, फॉर एग्जांपल n साइज का एरे है, और मैं अगर n-1 एलिमेंट्स को डिलीट कर दूं, n-1 लेंथ का प्रीफिक्स डिलीट कर दूं, तो मेरे पास एक एलिमेंट बचेगा। एक एलिमेंट खुद में ही एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे होता है। दैट इज वाई इन द वर्स्ट टू वर्स्ट केस, तुम्हारे पास एटलीस्ट आंसर में एक एलिमेंट होना ही चाहिए। दैट इज वाई योर, ये जो लेंथ है प्रीफिक्स का, आंसर है, दैट विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 टू n-1। इट कैन नेवर गो टू n, क्योंकि एक एलिमेंट अकेला खुद में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। Right. Now understand what I do. The first index where I find nums of I is less than equal to nums of I -1. इसका मतलब क्या है, जो करंट एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, उसके बराबर है। दिस मीन्स इज द फर्स्ट डिसिमिलरिटी, और इसके जो पहले एलिमेंट्स हम कवर कर चुके हैं बैकवर्ड्स में, वो सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थे। ये पहला ऐसा एलिमेंट है जहां पर ये डिसिमिलरिटी आई है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, पूरा प्रीफिक्स रिमूव करना ही पड़ जाएगा, सच दैट माई रिजल्टिंग सफिक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे। राइट, दैट इज वाई द फर्स्ट पॉइंट जहां पर आपको डिसिमिलरिटी मिलती है, ये वाली, कि भाई लेस देन इक्वल टू हो रहा है अपना करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से, यू कैन डायरेक्टली रिटर्न आई, एंड दैट विल बी योर आंसर। इन केस अगर मान लो कोई भी डिसिमिलरिटी नहीं आती, कि पूरा का पूरा एरे ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इन दैट केस हमने एक आउटर कंडीशन लगा दी, रिटर्न 0। एंड दैट इज हाउ बेसिकली डू दिस प्रॉब्लम। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर n, सिंपल सी बात है, दिख रहा है क्योंकि हम एरे पे एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर 1, बिकॉज वी हैवंट यूज्ड एनी एक्स्ट्रा स्पेस। राइट, एक वेरिएबल, कोई वेरिएबल भी बस साइज के लिए यूज किया है, एंड दैट इज ऑल। सो एज आई सेड कि पहले दो प्रॉब्लम जनरली नो ब्रेनर ही होते हैं, बिल्कुल भी नो ब्रेनर होते हैं। Okay, so with that we have covered the first problem. Let's jump to the second problem. Okay, now we have rotate non-negative elements. ये प्रॉब्लम भी बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है। ठीक है, इसको जरा पढ़ते हैं पहले। एक एक समझ में आ गया है कि रोटेट नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब है कि जो नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स है, व्हाट आर नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मींस नॉन नेगेटिव। ठीक है, सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम नाउ। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे nums and an integer k. Rotate only the non-negative elements of the array to the left by k positions in a cyclic manner. ठीक है, अब अगर बहुत लोगों ने इस प्रॉब्लम को नहीं किया होगा, दिस अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, रोटेट एरे बाय के पोजीशंस। ठीक है, आइदर लेफ्ट रोटेट करो चाहे राइट रोटेट करो। राइट, दिस अ वेरी फेमस प्रॉब्लम। ठीक है, कोई इतना बहुत ही ऐसे कोई एडवांस प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है एरेस का। रोटेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे बाय के पोजीशंस ऑन लेफ्ट या फिर राइट, डिपेंड करता है। इस केस में हमारे पास बोला गया है, वी हैव टू रोटेट द नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स बाय के पोजीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। सिंपल सी बात है, साइक्लिक मैनर जानते ही होगे क्या होता है, कि भाई थिंग्स गो अराउंड, दोबारा रिपीट होके आ जाती है। ठीक है, दे मूव अराउंड, they move in a circle. ठीक है, then what do we do? After rotation, place the non-negative elements back into the array in the new order. इसका कहने का मतलब क्या है, एक एरे था, उसमें कुछ नेगेटिव कुछ नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, तुमने नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स को उठा लिया। ठीक है, उसके बाद तुमने उनको बाय के पोजीशंस लेफ्ट रोटेट कर दिया। उसके बाद तुम्हारे पास एक नया ऑर्डर आ चुका होगा अपने नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का। नाउ व्हाट डू यू डू, इन द ओरिजिनल एरे, यू गो टू ऑल द पोजीशंस जहां पर नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स थे, और उस वहां वहां पर जहां जहां पर नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स थे, उनको रिप्लेस कर दोगे इस नए ऑर्डर के साथ में। जो नया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आए उससे रिप्लेस कर दोगे, एंड यू विल नॉट टच द नेगेटिव एलिमेंट्स। बट फिर से पढ़ लेते हैं। आफ्टर रोटेशन, प्लेस द नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स बैक इनटू द एरे इन द न्यू ऑर्डर, filling only the positions that originally contained non-negative values and skipping all the negative positions.
ठीक है, नेगेटिव पोजीशंस को छूना नहीं है। जो नॉन नेगेटिव पोजीशंस हैं उन्हीं को साइक्लिक मैनर में रोटेट करना है और वहीं पर उनको वापस रिप्लेस कर देना है। ठीक है, लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस दैट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। तो पहला टेस्ट केस क्या है? 1 - 2 3 - 4 एंड के इज 3। बहुत बढ़िया। पहले ये देख लेते हैं अपने नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स कितने हैं। अपने पास सिर्फ दो नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या है? 1 और 3। करेक्ट, वो है 1 और 3। ठीक है। अब ये बताओ, अब इसका मतलब है कि मेरे पास एक स्मॉल एक ये इसको मान लो एक सबसेट मान लो। ठीक है, सबसेट ही मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो हमने 1 या 3 उठा लिया, 1 3 उठा लिया, क्योंकि हमारे नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स है। अब अगर मैं 1 3, ये हमारा एक नया छोटा सा सब एरे है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली द नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल एरे। ठीक है। अब 1 3 को, जो हमारा है, इसको अगर हम बाय थ्री पोजिशंस अगर लेफ्ट में रोटेट करें, तो पहले क्या होगा? अगर हम पहली बार रोटेट करेंगे तो 1 3 क्या बन जाएगा? 3 1। ठीक है। 3 1 को फिर से रोटेट करेंगे, इट विल बिकम 1 3। 1 3 को फिर से रोटेट करोगे, इट विल बिकम 3 1। तो नया ऑर्डर हमारा क्या आ गया? हमारा नया ऑर्डर बन चुका है 3 1। नाउ व्हाट विल डू, हमारे पास ये नया ऑर्डर आ चुका है नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का। विल गो बैक टू द ओरिजिनल एरे, और जहां जहां पर नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स पहले थे, हम उस वहां उन इंडेक्सेस को रिप्लेस करते जाएंगे हमारे न्यू ऑर्डर से। तो देखो, जैसे पहले क्या था, पहले ओरिजिनल एरे में 1 था, बट न्यू ऑर्डर में द स्टार्टिंग एलिमेंट इज 3। तो 1 को ओवरराइड कर देंगे 3 से। सो न्यू यू नो न्यू एलिमेंट विल बिकम 3। उसके बाद -2 नेगेटिव है, वो वैसा का वैसा रहेगा। देन वी गेट 3 ओरिजिनल एरे में। ओरिजिनल एरे में जब 3 है तो उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? 1 से, क्योंकि 1 इज द न्यू ऑर्डर। ठीक है। तो 3 की जगह 1 आ जाएगा, उसके बाद -4 वैसा का वैसा रहेगा। सो योर न्यू ऑर्डर बिकम्स 3 - 2 1 -4। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। ओरिजिनल एरे को लिया, नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स को उठाया, उनको बाई के पोजीशन रोटेट किया, और उसको वापस वापस क्या करते हैं, ओरिजिनल एरे में पुट बैक कर दिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यू ऑर्डर। ठीक है, स्किपिंग ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट्स को ना टच करना है, ना उनको रोटेट करना है। दे रिमेन एज दे आर। लेट्स गो टू द constraint of the problem. The size of the array is 10 to the power of 5, and the values inside the array also range from -10 to the power of 5 to 10 to the power of 5. सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगेन जो वैल्यूज हैं, मतलब जो द एलिमेंट्स इनसाइड द एरे, उनकी जो वैल्यू है दैट इज नॉट इज एक्चुअली रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। अगर 10 की पावर 9 होता, 10 के -10 की पावर 9 होता, तब भी कोई फर्क ना पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं है। देन वी हैव वैल्यू ऑफ के कैन रेंज फ्रॉम 0 अप टू 10 टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, ग्रेट। अब समझते हैं इसको करना कैसे है। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक तरीका तो ये है डायरेक्टली जो तुम कर सकते हो, कि दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात है, तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन दिस एल्गोरिथम, फॉर द एल्गोरिथम ऑफ दिस प्रॉब्लम, यू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट ऑल द नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। जितने भी नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स है ना, उनको तुम पहले अपने एरे से उठा लेते हो एक नए एरे में। ठीक है, एक नए एरे में तुम सारे नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स को उठा लेते हो। उसके बाद व्हाट डू यू डू? अब तुम्हारी मर्जी है, इफ यू वांट टू यूज इनबिल्ट एल्गोरिथम फॉर रोटेशन। ठीक है, रोटेट करने के लिए इनबिल्ट एल्गोरिथम्स भी होते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू जस्ट रोटेट द कंप्लीट एरे बाय के पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद जो भी तुम्हारे पास आंसर फाइनली आता है, रोटेट करने के बाद जो न्यू ऑर्डर आता है, यू फाइनली पुट इट बैक टू द ओरिजिनल एरे, एंड यू रिटर्न इट टू द एंड यू रिटर्न बैक। बस इतना ही करना है। सिंपल सा एल्गोरिथम है, कुछ नहीं किया। एक्सट्रैक्ट किया नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स को, उनको रोटेट किया। यू कैन यूज इनबिल्ट एल्गोरिथम, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई मना ही नहीं है। एंड देन यू जस्ट पुट इट बैक टू द ओरिजिनल एरे एंड रिटर्न इट। बस इतना करना है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर बस इतना आता है कि जो मैंने रोटेशन का लिखा है, द एल्गोरिथम इज अ बिट डिफरेंट। पहले तो एक बात ये जानो कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेटिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, जब भी हमको एक किसी एरे को रोटेट करना होता है बाय के पोजीशंस। ठीक है, तो इतना याद रखो कि फॉर एग्जांपल है, समझो कि मान लो मेरे एरे का साइज है 5। एरे का साइज है 5। ठीक है, लेट मी जस्ट गो टू द स्क्रीन। हाँ, मान लो मान लो मेरे एरे का साइज है 5। ठीक है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एरे, जब हम कंप्लीट एरे को रिवर्स करते हैं, कंप्लीट एरे को रोटेट करते हैं। एंड माई के इज समथिंग एज लेट से 12। ठीक है, तो अब ये बताओ, इसको रोटेट करने का तरीका क्या है? पहली बात तो, अगर इफ यू आर ट्राइंग इट इन द नाइव वे, you will not be able to do it, because what you will do is basically you will try to rotate the complete array k times. ठीक है, what you will do is basically in the naive approach, you will try to rotate the complete array in at k times, जो कि बेसिक नाइव एल्गोरिथम है, and that will give you a TRE, because the time complexity will be order n into k। तो वो तो काम नहीं करता है। The first thing to observe here is k की वैल्यू क्या है? 12 है। So what do we see? Understand this। जब हम मान लो 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है, इसको अगर तुम 4 बार इसको, इफ यू रोटेट दिस एरे बाय 4 पोजिशंस, बाय 4 टाइम्स यू कैन से, और 4 पोजिशंस, सो व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम व्हाट? 5 1 2 3 4। करेक्ट। This is the final state that you get after 4 positions.
Okay, after rotating the array by 4 times. Okay, if I rotate it one more time, if I rotate it one more time, okay, which is basically the fifth time, okay, तब ये क्या बनेगा? It will become 1 2 3 4 5, which is same as the original array, which is same as the original array. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि whenever you are given cyclic operations, ठीक है, whenever you are given, yes, तो basically rotation एक cyclic operation है, right? So whenever you are given cyclic operations, जहां पर आपको बोला गया है कि you have to apply or rotate or something in of that kind, so ये याद रखो, these have a cycle, these have a cycle. So this means you actually come back to the original state after some operations. और सिंपल सी बात है, इस केस में इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि आफ्टर एवरी एन ऑपरेशंस यू कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट, राइट? इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा के 12 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर के 12 है, तो पहले 5 ऑपरेशंस के बाद द एरे विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इन अ सिमिलर वे, जब 10 ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके होंगे, जो 10 ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके होंगे, देन टू द एरे विल बी इन द सेम ओरिजिनल स्टेट 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है जो फाइनल इफेक्ट जो हमारा पड़ता है ना, द फाइनल इफेक्ट दैट वी हैव ऑन रोटेशन, द फाइनल इफेक्ट दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द एरे आफ्टर दीज 12 रोटेशंस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू अप्लाइंग नंबर ऑफ ऑपरेशंस इक्वल टू के मॉडुलस एन। ठीक है, अगर तुम अगर तुम के ऑपरेशंस, लेट मी राइट इट हियर, इफ यू अप्लाई के ऑपरेशंस वन बाय वन, के ऑपरेशंस वन बाय वन, okay, that will have the same effect, that will have the same final state, okay, when you when you apply only k modulo n operations। ठीक है, अगर तुम के ऑपरेशंस एक के बाद एक लगाते हो, या फिर तुम डायरेक्टली सिर्फ के मॉड एन ऑपरेशंस लगाते हो इस एरे पे रोटेशन के, द फाइनल स्टेट वुड बी सेम। क्यों? क्योंकि वी नो दैट आफ्टर एवरी एन एलिमेंट्स इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो बेसिकली अगर मैं 12 एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं तो क्या कहते हैं, 12 रोटेशंस की बात करूं, तो आफ्टर 12 रोटेशंस हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 3 4 5 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि 10 तक तो सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 10 तक यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, नाउ इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये 12 ऑपरेशन पूरे लगाए। What is k mod n in this case? K mod n is what? 12 mod 5, which gives you 2. So if I apply only 2 operations of left rotation on this complete array, तो मेरा आंसर क्या आएगा? It will be 3 4 5 1 2, which is same as applying k operations one by one। तो यहाँ पर तुम्हारा एक बहुत ही हिस्सा जो होता है काम का, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स से, के बहुत बड़ा हो सकता है, लेट्स से के तो अभी इन लोगों ने 10 की पावर 5 तक दिया है। अगर ये के जो है वो कल को 10 की पावर 12 होता, 10 की पावर 15 होता, बट अगर हमारा एन छोटा है, ठीक है, अगर हमारा एन छोटा है, देन टू अप्लाइंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्यों? एट द एंड जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो किससे पड़ने वाला है? क्योंकि वी नो कि एन की साइकिल्स चलती हैं, आफ्टर एवरी एन ऑपरेशंस द एरे कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इसका मतलब है जितनी भी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं उनको तो हटाई दो, क्योंकि उनसे तो हम लोग वी आर कमिंग बैक टू ओरिजिनल स्टेट। जितना के मॉड एन बचेगा, के मॉड एन विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम व्हाट, 0 to n-1, करेक्ट? योर के मॉड एन विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to n-1। इसका मतलब अगर तुम्हारा के 10 की पावर 15 भी होता, देन टू यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इट बैक टू द द साइज और द रेंज ऑफ एन। ठीक है, अगर तुम्हारा एन छोटा है तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। दैट इज वाई फर्स्ट थिंग दैट यू डू, कभी भी रोटेशन के क्वेश्चन आते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज बेसिकली टेक मॉडुलस ऑफ के विद योर साइज ऑफ द एरे, विद द साइज ऑफ योर एरे। तुरंत तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें एट द एंड हाउ मेनी ऑपरेशन यू हैव टू अप्लाई, यू विल डायरेक्टली गेट दैट वैल्यू। इंस्टेड ऑफ rotating it multiple times, you can directly just get how many times you need to actually rotate it। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस की बात है। सारे ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं। द फर्स्ट थिंग यू डू इज फाइंड k mod n। so k will be updated by k mod n, this will be the new number of operations to apply, or you can say rotations। okay, now after this, how do we apply rotation, how do we do rotation? तो इसका एक बहुत ही प्यारा तरीका है, ठीक है, that I am going to tell you। okay, it's a simple order n, the order of an n time complexity algorithm and no extra space। कैसे करते हैं देखो, लेट से 1 2 3 4 5 दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, इसी एरे को दोबारा ले लेते हैं, और याद रखो हमारा के क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, राइट? और के हैज बिकम 2। अब खुद समझो, अगर तुम ये के जो घट गया है, दिस के इज स्टिल इन द रेंज ऑफ एन, राइट? ये जो के है दैट इज स्टिल इन द रेंज ऑफ एन, क्योंकि के की वैल्यू 0 से n-1 के बीच में आ जाएगी, बट स्टिल इट्स इन द रेंज ऑफ एन। और ऑर्डर एन स्क्वायर तो तुम अब भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, राइट? क्योंकि एन तुम्हारा 10 की पावर 5 साइज का है, राइट? सो स्टिल वी कांट डायरेक्टली जस्ट अप्लाई वन बाय वन ऑपरेशन। यहाँ पर भी हम खुराफात करेंगे, इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे करते हैं अब ये समझो।
जब तुम्हें लेफ्ट रोटेशन के बारे में कहा गया है, वेन यू आर टोल्ड अबाउट लेफ्ट रोटेशन, यू हैव टू रोटेट ऑल द एलिमेंट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, और ये साइक्लिक रोटेशन है। ठीक है, आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर कि साइक्लिक रोटेशन होता कैसे है। ठीक है, जैसे 3 4 5 के बाद फिर 1 2 आ गया था, राइट। सो अब अगर तुम्हें लेफ्ट में बोला गया है एंड वी हैव टू अप्लाई टू ऑपरेशंस, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, वी नो दैट सिंस के विल नाउ रेंज फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, आई विल जस्ट राइट इट एज वेल कि के की रेंज अब हो जाएगी n-1 से लेके 0 के बीच में। नाउ व्हाट यू डू, नाउ व्हाट यू डू, टेक द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ द एरे, टेक द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, दिस इज द रिवर्सल एल्गोरिथम। ठीक है, नॉट रिवर्सल, दिस इज द रोटेशनल एल्गोरिथम, कि कैसे आप रोटेट करते हो डायरेक्टली इन सिंपल ऑर्डर एन विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, लीनियर टाइम में आप रोटेट कर सकते हो अपने कंप्लीट एरे को। ठीक है, कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द फर्स्ट के एलिमेंट्स। हमारे केस में फर्स्ट के एलिमेंट्स क्या है? वो जो है 1 2, रिवर्स थे, उनको घुमा दो, उनको आपस में घुमा दो। सो व्हेन यू रिवर्स दीज फर्स्ट टू एलिमेंट्स इट विल बिकम 2 1 एंड दिस इज स्टिल 3 4 5। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू इज, नाउ व्हाट यू डू इज द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो तुम्हारे पास अगर के एलिमेंट्स तुमने अभी यहाँ स्टार्टिंग में रिवर्स किए, टेक द रेस्ट n-k एलिमेंट्स जो कि तुम्हारे ये हैं, नाउ ऑल्सो रिवर्स देम, उनको भी इंडिविजुअली रिवर्स कर दो। The next step will become what? 5 4 3. So what did you do? You basically divided the array. ठीक है, you took the first k elements and you took the next n-k elements and you reversed them separately. You reverse them separately. So when you reverse them separately, the first part becomes 2 1 and the last part becomes 5 4 3. ठीक है, याद रखो हमने इनको आपस में रिवर्स नहीं किया है। जो फर्स्ट के एलिमेंट्स थे उनको आपस में, उनको अलग से रिवर्स किया है आपस में, और जो लास्ट के n-k एलिमेंट्स हैं उनको अलग से आपस में रिवर्स किया है। बट ये सारे एलिमेंट्स को एक साथ रिवर्स नहीं किया है। ठीक है, सी वी हैव ओनली रिवर्स द फर्स्ट टू एलिमेंट्स हियर, और यहाँ पर लास्ट थ्री एलिमेंट्स को आपस में रिवर्स किया है। अगर हम पूरा रिवर्स करते तो 5 की जगह पर यहाँ पर 1 आ जाता, इस तरीके का रिवर्सल होता, राइट। बट हेयर बेसिकली वी फर्स्ट सेपरेटली रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट्स एंड वी ऑल्सो फर्स्टली रोटेट और रिवर्स रिवर्स बेसिकली द द लेफ्ट एंड माइनस के एलिमेंट सेपरेटली। ठीक है, तो जो फाइनल एरे हमारे पास बन के आता है इन दोनों रिवर्सल के बाद, इट इज 2 1 5 4 3। तो इसमें भी, इस रिवर्सल में भी तुम्हें कितना ऑर्डर के टाइम लगेगा, और इस रिवर्सल में तुम्हें ऑर्डर n-k टाइम लगेगा। तो ओवरऑल इनका मिला के ऑर्डर n अभी तक लगा है। अभी तक बेसिकली रिवर्स करने में तुम्हें ऑर्डर n ही लगा है, यू वुड से ऑर्डर n ही है। ठीक है, नाउ नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिवर्स दिस कंप्लीट एरे। बस इस कंप्लीट एरे को रिवर्स कर दो पूरी तरीके से। इस बार तुम्हें जो रिवर्सल करना है दैट इज इन द कंप्लीट, फॉर द कंप्लीट एरे। जब इस कंप्लीट एरे को रिवर्स करोगे, 3 विल गो टू फ्रंट, देन विल कम 4, देन विल कम 5, देन विल कम 1, देन 2। ये बताओ, इज इट नॉट आर आंसर? दो रोटेशन अप्लाई करने के बाद क्या यही आंसर आना था? यस, यही आंसर आना चाहिए था, एंड दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। एंड दैट इज हाउ बेसिकली यू रोटेट एलिमेंट्स बाय के पोजीशंस डायरेक्टली। यहाँ पर देखो, मैंने मल्टीपल टाइम्स रोटेट नहीं किया, सिर्फ एक बार क्या किया, पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया, उसके बाद अलग से नेक्स्ट n-k के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया, फिर मैंने कंप्लीट एरे को रिवर्स कर दिया, एंड यू डायरेक्टली गेट योर न्यू ऑर्डर। अब इसको बस पुट, जो भी तुम्हारा न्यू ऑर्डर आ चुका है, इसको बस पुट बैक करना है अपने ओरिजिनल एरे में एंड यू हैव योर आंसर। ठीक है, तो इसका भी मैं लिख देता हूँ, रोटेशन एल्गोरिथम जो होता है, रोटेशन का एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गो, फर्स्ट व्हाट यू डू इज बेसिकली फाइंड के इक्वल टू के मॉड एन। ठीक है, इफ के इज जीरो, इफ के इक्वल टू जीरो, यू कैन डायरेक्टली रिटर्न योर आंसर, क्योंकि सिंपल सी बात है, के जीरो, इसका मतलब कोई रोटेशन अप्लाई नहीं करना है। जो तुम्हारा के था दैट इज बेसिकली अ साइकिल ऑफ एन। ठीक है, डायरेक्टली रिटर्न। एक और चीज, योर के विल रेंज फ्रॉम n-1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू डू, टेक फर्स्ट के एलिमेंट्स एंड दिस इज फॉर लेफ्ट रोटेशन, दिस इज फॉर लेफ्ट रोटेशन, रिमेंबर। ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करने के लिए। राइट के रोटेट करने में सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट के एलिमेंट्स लेते हो और पहले के n-k एलिमेंट्स लेते हो, दैट इज द ओनली चेंज। ठीक है, लेफ्ट और राइट में कोई डिफरेंस नहीं है। लेफ्ट में क्या करते हो, पहले के एलिमेंट्स लेते हो, और राइट में क्या करते हो, आखिरी के एलिमेंट्स लेते हो, लास्ट के एलिमेंट्स लेते हो। सो इन दिस केस टेक फर्स्ट के एलिमेंट्स, रिवर्स देम। थर्ड क्या होता है, टेक लास्ट n-k एलिमेंट्स, रिवर्स देम। फोर्थ स्टेप क्या है, रिवर्स द कंप्लीट एरे नाउ, कंप्लीट एरे। ठीक है, ये है बेसिकली रोटेशन का एल्गोरिथम। ठीक है, फॉर लेफ्ट रोटेशन सबसे पहले के इक्वल टू के मॉडर्न करके फाइंड कर लिया कितने एक्चुअली में ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। देन यू टेक फर्स्ट के एलिमेंट्स, उनको रिवर्स कर दिया अलग से, फिर ये लास्ट के एलिमेंट्स उनको रिवर्स कर दिया अलग से, फिर पूरे एरे को रिवर्स कर दो एक साथ, एंड यू विल डायरेक्टली गेट द स्टेट
दैट यू शुड हैव आफ्टर अप्लाइंग द k नंबर ऑफ ऑपरेशंस। जो भी फाइनल स्टेट बनना चाहिए वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब ये आंसर आपके पास आ चुका होगा, यू डायरेक्टली प्लग इट बैक एंड यू गेट योर आंसर। अब आप उसका कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी डू, वी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑल द नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आई चेक कि अगर मान लो कोई भी नॉन नेगेटिव एलिमेंट नहीं, तो सिंपल सी बात है, कुछ रोटेट करना ही नहीं है, हमारा एरे खाली होगा। दैट इज वाई वी डायरेक्टली रिटर्न नम्स। देन वी डू के इक्वल टू के मॉड एम। एम क्या है हमारे, किसका, जो नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स के एरे का साइज, जो एरे है जो हमने बनाया ई, उसका साइज है। ठीक है, एंड इफ दिस के इज जीरो, देन वी डायरेक्टली रिटर्न नम। सिंपल सी बात है, अगर के जीरो है फाइनली मॉड करने के बाद, तो इसका मतलब है कि नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स को रोटेट करने के बाद में वो एक्चुअली में दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ इट्स नॉट, देन व्हाट डू वी डू, वी फर्स्ट रिवर्ट द फर्स्ट के एलिमेंट्स, वी फर्स्ट रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट्स, देन वी रिवर्स द लास्ट एम माइनस के एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो नॉन नेगेटिव एरे का साइज है वो एम है। ठीक है, सो वी रिवर्स द लास्ट एम माइनस के एलिमेंट्स, एंड देन फाइनली वी रिवर्स द कंप्लीट एरे। तो हमारे इससे डायरेक्टली द न्यू ऑर्डर वी विल गेट। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू पुट बैक द वैल्यूज इन द न्यू ऑर्डर। ठीक है, एंड दैट इज ऑल। नो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज व्हाट, ऑर्डर एन। ठीक है, रिवर्स जो रोटेशन का एल्गोरिथम था वो भी ऑर्डर एन में हो गया। ठीक है, एवरीथिंग इज एन ऑर्डर एन। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस जाएगा। ठीक है, वी हैव एन एक्स्ट्रा स्पेस बिकॉज ऑफ स्टोरिंग द नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ ऑर्डर एन। यू कैन से इन द वर्स्ट केस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द कंप्लीट एरे हैज ओनली नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं एरे में, दैट इज द वर्स्ट केस। इन दैट केस you have to basically extract all the elements, so the space is also order n, the time is also order n, और ये सिंपल तरीके से हो गया। सो एज आई से, दिस वाज ये तो मैंने एल्गोरिथम आपको बता दिया, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो जल्दी जल्दी में हो, यू कैन डायरेक्टली यूज द बिल्ट इन फंक्शन, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव दिस नॉलेज इन योर बैक। ठीक है, बाय चांस कहीं आपको मना हो जाए कल को कि भाई यहाँ पर नहीं करना है यूज, यू आर नॉट अलाउड टू यूज इन बिल्ट फंक्शंस, इन दैट केस यू शुड ऑलवेज नो व्हाट्स द एल्गो बिहाइंड। ठीक है, that actually makes your knowledge more strong, because you know what is going on in behind, right? So with this we have covered the first two problems. Now let's go to the third problem. Okay, so in this problem, this is also quite simple. So yeah, this problem is also quite very actually easy. ठीक है, इसमें कुछ खास वैसे है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ सो आई वुड से दैट इफ यू नो डीएफएस, सिंपल डीएफएस अगर तुम्हें आता है यार, सो यू आर गुड टू गो, ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली तुमसे हो जाएगा। तो अगर तुम्हें बेसिक डीएफएस करना आता है किसी भी ट्री पे या फिर ग्राफ पे, तुमने सीख लिया है वो एल्गो ऑफ डूइंग द डीएफएस, देन दिस प्रॉब्लम इज गोइंग नोवेयर, ये बहुत ही आराम से तुमसे हो जाएगा, एंड इट विल एक्चुअली आल्सो नॉट टेक टाइम। ठीक है, लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे n and an undirected tree with n nodes numbered from 0 to n minus 1. The tree is represented by 2D array edges of length n minus 1, where edges of I is ui, vi, इंडिकेट्स एन अनडायरेक्टेड एज बिटवीन यूआई वी आई। ठीक है, एक ट्री दिया है, अनडायरेक्टेड ट्री है। अनडायरेक्टेड ट्री का मतलब है क्या, ये जो एजेस है उनका कोई डायरेक्शनल नहीं है, दे आर अनडायरेक्शनल। ठीक है, एट द सेम टाइम हमें रूट नहीं बताया गया है, दिस मीन्स दैट इट इज एन अनरूटेड ट्री। इसमें कोई ट्रू रूट डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रूट। अपने आप समझ जाओ, जहां पर रूट नहीं दे रखा है और या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं बोली है, इसका मतलब है कि द क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रूट। तुम कोई भी नंबर को अपना रूट चूज कर सकते हो, एंड बाय डिफॉल्ट द बेस्ट चॉइस, द पॉपुलर चॉइस फॉर रूट इज जीरो। हमारा जीरो महाशय जो होता है, दैट इज ऑलवेज चोजन एज द रूट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि सिंपल होता है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड इट फर्दर। यू आर ऑल्सो गिवन थ्री डिस्टिंक्ट टारगेट नोड्स एक्स वाई जेड। तुम्हें तीन टारगेट नोड्स भी दी गई हैं एक्स वाई जेड। फॉर एनी नोड यू इन द ट्री, लेट डी एक्स विद द डिस्टेंस यू फ्रॉम यू टू नोड एक्स। तो dx क्या है बेसिकली, dx इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड x एंड नोड u। तुम कोई भी एक नोड u पकड़ लो, देन dx इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन नोड u एंड नोड x। एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन देम। ओके, इन ट्री के टर्म्स में द डिस्टेंस बेसिकली मीन्स द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन इन द पाथ कनेक्टिंग दोज टू नोड्स। ठीक है, और याद रखो, एक ट्री में, एक ट्री जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री, there is only one unique path between any two nodes. याद रखो, whenever we talk about trees, ठीक है, for any two nodes there exists only one unique path. सिर्फ एक ही यूनिक पाथ होता है किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में। ठीक है, एक ट्री के अंदर और कोई भी पाथ नहीं हो सकता, सिर्फ एक। Then similarly dy is basically the distance of node u to node y, then dz is distance of node u to node z। ठीक है, dx dy dz मिल गया। The node U is called special if the three distances form a Pythagorean triplet। अब मैं ये नहीं बताऊंगा Pythagorean triplet क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो भाई तुम वापस पांचवी कक्षा में जाओ और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आओ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट कि आपको ऑलरेडी आना चाहिए।
ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन में फिर भी दे रखा है। ठीक है, सो द नोड यू इज कॉल्ड स्पेशल इफ द थ्री डिस्टेंसेस क्या है, dx dy dz, दे फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, एंड यू आई थिंक एवरीवन नोस व्हाट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एंड यू हैव टू रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ स्पेशल नोड्स इन द ट्री। तुमको बताना है इस ट्री में कितनी स्पेशल नोड्स है। स्पेशल नोड्स क्या है, जो कि बेसिकली एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंसेस आते हैं उनसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती है। A Pythagorean triplet consists of three integers a, b, c, la, 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 with, when sorted in ascending order, satisfy a square plus b square equal to c square। कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है। The distance between two nodes in the tree is the number of edges on the unique path between them, as I said। कि ट्री में क्या होता है, यूनिक पाथ होता है, एंड डिस्टेंस बेसिकली द नंबर ऑफ एजेस। अब पहला टेस्ट केस पकड़ते हैं। पहला टेस्ट केस इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड। हमारा क्या है, इसको एक बार बना के भी देख लेते हैं। ठीक है, इट 0,1 0,2 0,3। तो तुम्हारा जो ट्री होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखता होगा। ये हो गई नोड जीरो, इससे कनेक्टेड है नोड वन, इससे कनेक्टेड है नोड टू, और इससे कनेक्टेड है नोड थ्री। तुम्हारा जो ट्री होगा वो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट। देन व्हाट डू वी हैव, देन वी हैव द एन एन वैल्यू इज फोर, एन वैल्यू इज फोर। ठीक है, वो उसका मतलब नहीं है। देन वी हैव एक्स इज वन टू थ्री, एक्स वाई जेड क्या है, वन टू थ्री है। ओके ग्रेट, एक्स वाई जेड आर वन टू थ्री। इसको लिख लेते हैं। ओके, एक्स इज वन, वाई इज टू, जेड इज थ्री। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम खुद सबसे पहले निकालना शुरू करते हैं, हमारे पास क्या क्या नोड्स हैं, जीरो वन टू थ्री। अब यहाँ पर बनाते हैं कॉलम dx का, एक dy का, एक dz का। ठीक है, अब ये बताओ, इस नोड जीरो का, इस नोड जीरो का, इस एक्स dx वन से कितना डिस्टेंस है, इट हैज ओनली वन एज, तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, वन आएगा। सिमिलरली टू और थ्री के साथ भी इसका एक ही एक का डिस्टेंस है, तो वन वन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसके बाद व्हाट डू वी हैव, देन वी हैव वन dx, वन के साथ कितना डिस्टेंस है, इट इज जीरो। ठीक है, क्योंकि वन तो खुद ही एक्स है ना, वन तो खुद ही एक्स है, तो खुद से खुद का डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ना। देन वी हैव वन dy, वन और y का। तो बेसिकली हाउ मच फार इज दिस वन फ्रॉम टू, वी कैन सी वन एंड दिस सेकेंड नोड, सो दिस इज टू। ठीक है, देन सिमिलरली वन और हमारा नोड वन और जेड नोड जो है थ्री, उसके बीच कितना डिस्टेंस है, उसके बीच भी दो का ही डिस्टेंस है, दिस विल बिकम टू। इन अ सिमिलर वे अगर तुम देखते जाओ, दिस विल बी टू, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी टू, अगेन दिस विल बी टू, टू एंड जीरो। तो ये हमारा एक तरीके से dx dy dz का टेबल बना लिया हमने फॉर रिस्पेक्ट ऑफ एवरी नोड। ठीक है, तो हमें बेसिकली इनका काउंट बताना है कि इनमें से कितने नोड्स हैं जो कि स्पेशल हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले इस ट्रिपलेट को लेते हैं, ये dx dy dz है। क्या वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर जो होता है वो वन स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता है। तो नोड जीरो स्पेशल नहीं है, इनको किसी भी वे में अरेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नोड वन को पकड़ते हैं। नोड वन को पकड़ेंगे अगर, तो सिंपल सी बात है, जीरो स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। ठीक है, ऑल्दो रियल लाइफ में ऐसा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जीरो लेंथ इज नथिंग। जीरो लेंथ इन रियल लाइफ केसेस डज नॉट मीन एनीथिंग। वो एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बट हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट नॉट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एन एग्जैक्ट ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिपलेट तो बन ही रहा है। सो वी कैन सी dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर इज इक्वल टू dz का स्क्वायर। ठीक है, या फिर तुम चाहे तो dx का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, ट्रिपलेट तो बन ही रहा है। इसका मतलब वन जो है वो अपना एक स्पेशल नोड है, बहुत बढ़िया। उसके बाद भी कम बैक टू टू। टू में भी देख सकते हो, टू का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर जो है वो टू के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, दैट इज अ वे ऑफ फॉर्मिंग इट, राइट। सो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल नोड, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं लास्ट पे। लास्ट में वी हैव dx dy dz। तो सिंपल सी बात है, अगेन अगर dx का स्क्वायर कर दो, dx स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद dz स्क्वायर कर दो, दिस विल बी इक्वल टू dy स्क्वायर। ठीक है, सो वी कैन सी ये भी मैच कर जाएगा, बिकॉज ये क्या बन रहा है, जीरो का टू का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू का स्क्वायर। दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल नोड, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है। सो आउट ऑफ फोर नोड्स वी हैव थ्री नोड्स जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रही हैं। दिस मीन्स हाउ मेनी स्पेशल नोड्स वी हैव थ्री। तो अपना आंसर क्या होगा, थ्री। ठीक है, अब इसको जरा देख लेते हैं क्या है, क्या आंसर थ्री ही है, आंसर है थ्री, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप टू द फाइनल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या है, 10 की पावर 5 तक तुम्हारे नोड्स हैं, n माइनस वन एजेस हैं, यू आई वी आई है, सबकी वैल्यू n माइनस वन के अंदर होगी। एक्स वाई जेड आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट, तो सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड जो है वो तीनों डिस्टिंक्ट नंबर्स दिए जाएंगे, एंड द इनपुट ट्री इज अ वैलिड ट्री। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पहले तो डिस्टेंस फाइंड करने का एल्गो क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोई भी बहुत ही भयंकर चीज नहीं लगानी। एक बात याद रखो, इन दिस प्रॉब्लम डू वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एवरी नोड टू एवरी अदर नोड, नहीं। इस प्रॉब्लम में वी डोंट हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड, करेक्ट। वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द थ्री टारगेट नोड्स जो हमको दी गई हैं। व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच नोड फ्रॉम नोड एक्स, फ्रॉम नोड वाई एंड नोड जेड। तो हमारे पास एक्चुअली में सिर्फ तीन नोड्स हैं, जिनसे हमें सारे बाकी सारे नोड्स के डिस्टेंसेस को निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दीज ओनली दीज थ्री पर्टिकुलर नोड्स। तो ये बात बताओ,
अगर तुम्हें डिस्टेंस का एल्गोरिथम आता है, इफ यू नो हाउ टू फाइंड बेसिकली द डिस्टेंस, इफ यू नो अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है एक ट्री के अंदर, ठीक है, देन अंडरस्टैंड दिस, कांट आई जस्ट रन द सेम डिस्टेंस एल्गो 3 टाइम्स? मुझे पता है एक्स वाई जेड तीन नोट्स दिए गए हैं, उससे तो ऊपर दिए नहीं गए हैं। तो सिंपल सी बात है, आई कैन रन माई डिस्टेंस एल्गो 3 टाइम्स, वन विद एक्स वाई, वन विद एक्स, वन विद वाई, वन विद जेड। तो मुझे बस 3 बार डीएफएस चलाना है, अलग अलग। एक बार एक्स को रूट मान के, एक बार वाई को रूट मान के, और एक बार जेड को रूट मान के। एंड आई विल बी हैविंग द डिस्टेंसेज ऑफ एवरी नोड फ्रॉम दीज 3 पर्टिकुलर नोट्स। तो मुझे बस 3 बार डीएफएस चलाना है, और अपने आप मुझे सारे डिस्टेंसेज जो हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में वो मिल जाएंगे। वंस आई हैव गॉट दिस डिस्टेंसेस, उसके बाद पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक करने में क्या कोई टाइम लगता है? ना। दैट इज सिंपल मैथ्स, कि dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर इक्वल टू dz का स्क्वायर, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। सो द क्वेश्चन इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। पहले ये फिगर आउट करना कि साइड डिस्टेंसेस निकालने कैसे हैं। कोई बुद्धिमान होगा जो लग जाएगा कि भाई इसका डिस्टेंस इससे कैसे निकलेगा। भाई तुम ये देखो, तुम्हें सिर्फ 3 नोट्स दी गई हैं, और डिस्टेंस एल्गो जो होता है वो रूट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिस्टेंस एल्गो जो होता है वो मेनली रूट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 बार डीएफएस चला दूं, एक बार एक्स को रूट मान के, एक बार वाई को रूट मान के, और एक बार जेड को रूट मान के, तो क्या मेरे पास सारे नोट्स के डिस्टेंसेस नहीं आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड? आ जाएंगे। उसके बाद तो बस पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, एक बार मैं डिस्टेंस एल्गो भी समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है। सो बेसिकली इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नोड्स फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, सो मान लो ये नोड पकड़ लेते हैं, ऐसे मैं ट्री बना लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ट्री बनाने में बहुत मजा आती है। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव दिस ट्री, ठीक है, एंड लेट्स नेम देम अप। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सबका, वो भी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब मैं अपना डीएफएस स्टार्ट करूंगा इस टॉप नोड से। ये हमारा रूट नोड है, बाय डिफॉल्ट मैंने इसको रूट चूज कर रखा है। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, दिस इज माई चॉइस ऑफ रूट नोड। नाउ व्हाट डू यू डू व्हेन यू परफॉर्म अ डीएफएस? ठीक है, तो तुम यहाँ पर एक वेरिएबल इसके साथ भेजते हो। what you basically send out 2 things, इसके चाइल्ड नोड का जो इसके चाइल्ड नोड की वैल्यू, एंड द डिस्टेंस। इनिशियली व्हेन वी कॉल इट फ्रॉम द रूट, इनिशियली व्हेन वी कॉल इट फ्रॉम द रूट, ठीक है, देन वी कॉल इट विद द r, 0। ठीक है, r, 0। तो बेसिकली हम इस रिकर्जन कॉल में दो चीजें भेजते हैं, एक रूट, और जो जो करंट डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू रूट। सो दिस डी बेसिकली डिनोट्स डिस्टेंस ऑफ नोड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू रूट, विद रिस्पेक्ट टू रूट। रूट के रिस्पेक्ट में जो नोड करंट वाली है, उसका डिस्टेंस क्या है वो हमारे डी से पता लगता है। सो सिंपल सी बात है, व्हेन वी स्टार्ट अ रिकर्जन कॉल फ्रॉम रूट, तो सिंपल सी बात है ये जीरो से ही कॉल होगा, राइट, क्योंकि रूट का खुद से डिस्टेंस कितना है, जीरो ही होगा ना। देन वी बेसिकली गो टू दिस, गो टू स्टार्ट गोइंग टू द चिल्ड्रन। हम इस पे जाते हैं पहले, इस पे जाते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब कॉल जाएगा तो दिस वुड हैव बिकम r, 1। तो ये जीरो हो चुका है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रूट फ्रॉम 1? इट इज ये 1। सो विल मार्क इट 1। फिर 1 से इस 2 इस 8 पे जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ये बेसिकली क्या जाएगा, r, 2 जाएगा। तो इस 8 का रूट से डिस्टेंस कितना है? 2 ही तो है। सो वी विल अपडेट दिस एट इट हैज 2। देन ये 8 से हम 7 पे जाएंगे। इस 7 का डिस्टेंस क्या है रूट के रिस्पेक्ट में? 3 है। ये r, 3 यहाँ पर जाएगा। सो हम डायरेक्टली 7 पे जाके 3 कर देंगे। नाउ वी विल गो बैक, हम आएंगे इस वाले पे। जब इस पे आएंगे, दिस विल अगेन कॉल r, 1। ये भी r, 1 ही तो भेजेगा, कॉल तो r, 1 ही करेगा ना। ठीक है, तो 2 पे जाएंगे डायरेक्टली, 2 का डिस्टेंस कितना है, 1 है। देन दिस 2 गोज टू 6। 6 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा r, 2 कॉल होगा। ठीक है, दिस विल बिकम व्हाट, 2। ये 2 बन चुका होगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे हम यहाँ 3 पे जाएंगे। 3 पे जाते ही ये r, 1 कॉल हुआ होगा, डिस्टेंस 1 रहा होगा। तो 3 का डिस्टेंस कितना है, 1 है। देन वी गो टू 4। 4 का डिस्टेंस r, 2 है। सिमिलरली इस 5 का भी डिस्टेंस r, 2 है। तो दिस विल बिकम 2 2 2। सो नाउ व्हाट डू आई हैव इन दिस array? What do I have in this array? This array basically tells me, this array basically tells me the distance of all nodes, distance of all nodes, of all nodes from node 0, फ्रॉम नोड 0। ये एरे मुझे ये बताता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये जो डीएफएस, सिंपल सी बात है, डीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ऑर्डर n होता है। तो सिंपल सी बात है, सिंस आई सेड कि दिस जो डिस्टेंस एल्गो है दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ रूट, और मुझे 3 चॉइस ऑफ रूट दिए गए हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर मैं 3 बार की डायरेक्टली बस डीएफएस चला दूं टू फाइंड द डिस्टेंस, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, तो मुझे सारे डिस्टेंस मिल जाएंगे। डीएक्स डीवाई डीजेड की जितनी भी वैल्यूज होती है हर एक नोड के लिए, वो मुझे मिल जाएंगी। सो यही करना है इस प्रॉब्लम में। वॉट यू हैव टू डू, फर्स्ट जस्ट रन दिस डीएफएस, दिस डिस्टेंस एल्गो 3 टाइम्स, वन फॉर एक्स, वन फॉर वाई, वन फॉर जेड, और उसके बाद जस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट की जो कंडीशन है उसको चेक कर लो। इफ इट सेटिस्फाइड, गुड, तो वो स्पेशल नोड में काउंट हो जाएगा, एल्स इट विल नॉट। सिंपल।
ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस process, what you do, run dfs 3 times, xyz, check pythagoras triplet, count, over, खत्म। ये बस इतना ही था। आओ इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है, कोड से। सो सी व्हाट आई डू, फर्स्ट आई क्रिएट माय ग्राफ, ठीक है, देन आई क्रिएट थ्री डिस्टेंस array dx dy dz, एंड सी देन आई कॉल बेसिकली माय dfs 3 times, वन फॉर x, वन फॉर y, वन फॉर z। इनिशियल डिस्टेंस इज जीरो, तो ये जीरो बेसिकली इनिशियल डिस्टेंस बताता है। वी कैन गो टू dfs टू, dfs में आते हैं, देखो क्या किया है, आते ही सबसे पहले वी मार्क द डिस्टेंस, देन वी कॉल इट फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, और चिल्ड्रन के लिए कॉल कर देते हैं इसको। वंस वी आर डन विद ऑल द डिस्टेंसेस, हमारे पास dx dy dz की सारी वैल्यूज आ चुकी होंगी। वी स्टार्ट आइटरेटिंग अपॉन ईच ऑफ द ईच ऑफ द नोड्स, ठीक है, ईच ऑफ द नोड्स जितने भी हैं वो हमने लिया, कोई भी नोड यू पकड़ते हैं, और उसका जो dx u dx y dx सॉरी dx u dy u और dz u जो होता है, उसकी वैल्यूज को चेक करते हैं कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रही हैं। अगर बना रही है देन यू डू आंसर प्लस प्लस, एंड यू फाइनली डन योर आंसर। और पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक करने के लिए फंक्शन में दिखा दे रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे दिखाना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स बेसिक मैथ, ठीक है। तो तीन इफ कंडीशन एक के बाद एक लगी हुई हैं, सारे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है चेक करने के लिए कि कोई भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बना दे। अगर तीनों नहीं काम करती, दिस मीन्स कि पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन सकता, यू रिटर्न फॉल्स। And this is basically how you solve this problem. The time complexity is order n, the space complexity is also order n. क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ तो बनाया था ना, ग्राफ के लिए तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़ गई। सो एज आई सेड कि ये भी एक नो ब्रेनर ही था एक तरीके से, इतना कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। सो द फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स आर नाउ कवर्ड। नाउ वी फाइनली मूव टू द गॉड लेवल प्रॉब्लम, द फाइनल फोर्थ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने में सिंपल, बहुत सुशील, सज्जन, बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम देखने में, स्टेटमेंट कोई भी इधर से उधर नहीं है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बट गद्दाई गजब प्रॉब्लम, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं। फाइंड द nth स्मॉलेस्ट इंटीजर विद k 1 बिट्स। पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत हिंट लग गया होगा कि क्वेश्चन पूछने क्या वाला है। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड k, ठीक है। Return an integer denoting the nth smallest integer that has exactly k ones in its binary representation, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दो इंटीजर्स n और k दिए गए हैं, और तुम बेसिकली एक सीक्वेंस बना लो, ठीक है, एक सीक्वेंस जनरेट करवा लो, जहां पर हर एक नंबर में एग्जैक्टली k बिट सेट है, एग्जैक्टली k बिट्स सेट है, सेट होने का मतलब वन होता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक सीक्वेंस तुमने जनरेट कराया, ठीक है, जिसमें हर एक नंबर के अंदर क्या है, के बिट सेट होती हैं, ठीक है, और ये सीक्वेंस बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, इस तरीके से। सो यू जनरेट द सीक्वेंस एंड यू गेट द nth नंबर, एंड यू गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वही तुम्हारा आंसर है। सिंपल, सिंपल सा बोल दिया कि सीक्वेंस जनरेट करो जिसमें सारे के सारे के जो हैं के बिट सेट हों, और तुम्हें इस सीक्वेंस का nth नंबर जो है वो तुम्हें बताना है कि क्या होगा। nth स्मॉलेस्ट का मतलब बेसिकली nth टर्म कौन सा होगा, ठीक है। इट इज गारंटीड दैट द आंसर विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 2 की पावर 50, ठीक है। अब आओ पहले टेस्ट केस एक बार देखते हैं। वी हैव टेकन n इक्वल टू 4 k एस 2। अब सारे नंबर्स बनाना शुरू करो जिनमें दो बिट सेट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच हैज टू बिट्स, एग्जैक्टली टू बिट सेट, वो 3 होता है, ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। उसके नीचे 0 1 जो 2 1 और 0 होते हैं, तीनों में तुम्हारा क्या है, एक ही बिट सेट है, दो बिट सेट नहीं है। तीन ऐसा पहला नंबर है जिसमें दो बिट सेट है, ठीक है। तो पहला नंबर 3 हो गया, ग्रेट। नेक्स्ट नंबर 5 बनता है इस सीक्वेंस का, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 बनता है, देन वी हैव 9। अब हमारा n क्या दिया था, 4 दिया हुआ था, n was 4। So basically the fourth term in this sequence of generating elements with exactly k bit set is 9। तो तुम्हें 9 रिटर्न कर देना है, ठीक है। सिमिलरली n3 है, k1 है, एंड k1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 2 4, तो डायरेक्टली 4 जो है वो तुम्हारा थर्ड टर्म बनेगा इस सीक्वेंस का, ठीक है। लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट। अब देखो यहाँ पर k छोटा है, k इज 50, ओके, बट n इज वेरी बिग, n इज लिटरली वेरी बिग। 2 की पावर 50 के अराउंड तुम्हारा n है। अब यहाँ पर चीजें बड़ी बदल जाती हैं। क्यों बदलती हैं? क्योंकि अभी तक तो हम ये सोच रहे थे, देखो पहला सिंपल सी बात है, नाइव अप्रोच का कोई ऐसे डायरेक्टली तो बनता ही नहीं है कि तुमने कैसे इसको बनाया होगा, कैसे सोचा होगा। द ओनली वे इज कि तो भाई तुम हर एक सबसेट बनाते जाओ, हर एक देखते जाओ। उस सबसेट को इंटेलिजेंटली बनाने के लिए भी उसके पीछे टेक्निक होती है, राइट। सो पॉइंट ये है कि के तो हमारा छोटा है, ठीक है, के छोटा होगा, ये सिंपल सी बात है। हमारा जो इंटीजर वैल्यू होती है वो 64 बिट्स की एट मैक्स हो सकती है, 50 बिट से ऊपर तो हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो के इज 50, के बेसिकली मीन्स कि कितने बिट सेट होने चाहिए हमारे नंबर में, तो के इज एट मैक्स 50, पर एन बहुत बड़ा है। अगर मैं के छोटा भी ले लूं कोई, देन द नंबर ऑफ टर्म्स जो कि इस सीक्वेंस में बनेंगे वो बहुत सारे होंगे, ठीक है, और एन हमारा 2 की पावर 50 तक जाता है। क्या तुम इतना बड़ा
सीक्वेंस बना सकते हो? कैन यू कैन यू फॉर्म दिस बिग सीक्वेंस? इतना लंबा सीक्वेंस बना सकते हो जिसकी 2 की पावर 50 टर्म्स तक तुम स्टोर करा रहे हो, या फिर तुम उसको एक के बाद एक बना रहे हो? ये तुम्हारा लूप में टेली दे देगा। यू कांट स्टोर देम। ठीक है। एन अगर यहाँ पर स्मॉल होता, अगर यहाँ पर एन छोटा होता, मान लो 1000 होता या 10 की पावर 5 तक भी होता, उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है गॉस्पर्स हैक नाम की। ठीक है। गॉस्पर्स हैक कैन डायरेक्टली गिव यू, नॉट डायरेक्टली बट इट्स बेसिकली एन आइटरेटिव एल्गोरिथम जो कि वन स्टेप बाय स्टेप काम करता है। एंड इट गिव्स यू, यू नो, एट ईच स्टेप बेसिकली इट गिव्स यू द नेक्स्ट टर्म और द नेक्स्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली के बिट सेट। ठीक है। मैं आगे कभी ना कभी इस वीडियो, यू नो, इस टॉपिक को कवर करूंगा किसी वीडियो में, व्हाट इज गॉस्पर्स हैक बेसिकली. So this basically a technique that helps you generate, the next number which has exactly k bit set. So what you do is in Gauss Persac is basically you start with the smallest number which has k bit set. So that is generally what, one left shift k minus one. Simple सी बात है. ठीक है. And then you keep on applying Gauss Persac, and at each step you get the next element जिसमें exactly k bit set हो. तो तुम्हें क्या करना होता, अगर ये n छोटा होता ना, तो हम भाई n टाइम्स जनरेट ही करा लेते, हम डायरेक्टली n टाइम्स वो सीक्वेंस जनरेट करवा लेते, हमें डायरेक्टली अपना नंबर मिल जाता. बट यहाँ पर n बहुत बड़ा है, एन 2 की पावर 50 है, तो गॉस्पर्स हैक भी यहाँ पर काम नहीं आएगा. ठीक है. यहाँ पर हमें कुछ और तिकड़म लगाना पड़ेगा. ठीक है. अब वो तिकड़म क्या लगाना है, समझते हैं. ये प्रॉब्लम मैं पहले से बता देता हूँ. दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व फ्रॉम यूजिंग जो आपने अपने 11th 12th में पढ़ा था. आपने 11th 12th में वो चीज पढ़ी थी, बहुत पढ़ी थी, जेई में पढ़ी थी, एडवांस में पढ़ी थी. ठीक है. जहाँ जिसने जिसने भी मैथ्स पढ़ी है, सबने इसको बहुत डिटेल में, और इस टॉपिक ने बहुत लोगों को रुलाया भी होगा. ठीक है, उनके 11th 12th में. ठीक है. अभी तो सीएस में तो उतना यूज नहीं, उतना मतलब हम लोग यूज ऐसे नहीं कर रहे होते हैं. बट हाँ, आपने बहुत बार पढ़ा होगा. दैट इज कॉम्बिनेट्रिक्स. दैट इज कॉम्बिनेट्रिक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. ये उससे सॉल्व होगा. ठीक है. अभी क्या सॉल्व होगा और इसको समझते हैं. ठीक है. पहले लेट से हम एक केस पकड़ लेते हैं. ठीक है. इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन बाय यूजिंग अ केस. n was 4, k was 2. ठीक है. नाउ बेसिकली आई हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर nth टर्म, राइट. मुझे वो nth टर्म पता लगाना है. पॉइंट ये है कि मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि मुझे वो जो k बिट सेट करनी है, जैसे कि यहाँ पर k2 है, वो कहाँ सेट करूं मैं? हाउ डू आई डिसाइड दैट? हाउ डू आई डिसाइड कि मुझे कहाँ सेट करना चाहिए उन बिट्स को, सच दैट जो मेरा नंबर हो फाइनल वाला, वो एग्जैक्टली फोर्थ टर्म बन जाए हमारे सीक्वेंस का? ये कैसे पता लगाऊं मैं? अब इसका डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं है, बट कॉम्बिनेट्रिक्स कैन हेल्प. हाउ डज कॉम्बिनेट्रिक्स हेल्प, ये बताओ. Understand this. Whenever we are representing our integers, we basically have 64 bits, right? We have basically 64 bits when we are representing our numbers. ठीक है. 64 bits basically 0 से 63 तक का काउंट होता है, right? So we have basically 64 bits to represent our any number in, worldwide. जो भी आप systems use करते हो, आपका normal laptop, it supports 64 bit numbers at max. उसके बाद overflow हो जाता है, right? So these 64 bits are basically what? They are placeholders for 1 and 0. ठीक है. कोई भी नंबर जो होता है 64 बिट्स का, उसके लिए क्या होता है? यह हैव बेसिकली these 64 प्लेस होल्डर्स. ऐसे ये ब्लैंक्स होते हैं 64. ठीक है. these are 64 ब्लैंक्स. ठीक है. अगर आपको कोई भी नंबर बनाना होता है, देन व्हाट डू यू डू? लेट से मुझे कोई नंबर बनाना है. सो जो पर्टिकुलर बिट्स हैं, मैं उनको सेट कर देता हूँ. इसको 1 बना दिया, इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया, इसको 0 बना दिया, इसको 1 बना दिया, एंड हर जगह 0 बना दिया. ठीक है. सो नंबर जो होते हैं वो बेसिकली कैसे बनते हैं हमारे 64 बिट रिप्रेजेंटेशन में? वी हैव बेसिकली 64 ब्लैंक्स. यू कैन से वी हैव बेसिकली 64 ब्लैंक्स और प्लेस होल्डर्स. और आप 0 और 1 को इधर उधर प्लेस करते हो एंड यू फॉर्म योर नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 की बात करूँ, नंबर 3 की बात करता हूँ, तो नंबर 3 में क्या होता है? जो लास्ट दो बिट्स होती है बेसिकली, बिट नंबर 0 एंड बिट नंबर 1, वो हमारी सेट होती है. बाकी जो जितनी बिट्स होती हैं 62 बिट्स, वो सबके अब 0 होती हैं. दैट इज बेसिकली व्हाट, कि हमारे पास 64 प्लेस होल्डर्स थे, जिनमें हमने 62 बिट्स पे 0 डाल दिया और लास्ट के 2 बिट्स पे 1 डाल दिया. सो यू कैन बेसिकली सी कि ये कुछ कुछ कॉम्बिनेट्रिक्स के वे में जा रहा है. कॉम्बिनेट्रिक्स में हम क्या करते थे? हमारे पास प्लेस होल्डर्स होते थे, एंड वी यूज टू सी कि हम यहाँ पर कितनी चीजें प्लेस कर सकते हैं. करेक्ट. हम अपने कॉम्बिनेट्रिक्स में क्या करते थे? वी हैड प्लेस होल्डर्स, वी हैड ब्लैंक्स, एंड वी यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एलिमेंट्स इन दीज ब्लैंक स्पेसेस. नंबर ऑफ वेज टू, कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको कितने वेज में हम इन ब्लैंक्स में हम अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. वो हमें बताता था कॉम्बिनेट्रिक्स. याद है? यहाँ पर भी तो वही लग रहा है. यहाँ पर भी अगर तुम इस बिट नंबर्स को देखो, तो नंबर्स आर बेसिकली व्हाट, एट द एंड दे आर जस्ट एक्चुअली प्लेस होल्डर्स. और 0 और 1 को प्लेस करने से तुम अपना एक यूनिक नंबर जनरेट करते हो, राइट. एंड दैट इज वाई बेसिकली वी कैन यूज कॉम्बिनेट्रिक्स है, कि हम भाई 1 और 0 को इधर उधर रख के हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किस पोजीशन पे हैं. हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किस पोजीशन पे हैं. और वो कैसे लगा सकते हैं, और इसको और आगे देखते हैं. ठीक है. सो लेट से हमारा n4 था, k2 था. n4 है, ठीक है, और k2 है.
लेट से मैं भी ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर के लिए 5 या 6 प्लेस होल्डर्स बना लेता हूँ। आगे का नहीं बना रहा क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज जीरो प्लेस, दिस इज फर्स्ट बिट, दिस सेकंड बिट, दिस इज थर्ड बिट, दिस फोर्थ बिट, दिस फाइव फिफ्थ बिट। ठीक है, सो बेसिकली फिफ्थ बिट 5 बिट्स का मतलब यहाँ पर जो मैंने 0 1 2 3 4 5 लिख रखा है, दिस इज इक्वल टू 6 ब्लैंक्स। यहाँ पर 6 ब्लैंक्स है एक्चुअली में, जहां पर तुम्हें 1 और 0 को प्लेस करना है। ठीक है, मान लो, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं, मैं कल को डिसाइड करता हूँ कि मैं अपना जो पहला बिट है, यहाँ पर हमारे पास 2 बिट है प्लेस करने के लिए, मैं अपना पहला बिट जो है वो इस फिफ्थ पोजीशन पे सेट करना चाहता हूँ। मैं इस फिफ्थ पोजीशन पे सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है कि भाई, अगर मैं यहाँ प्लेस ना करके अगर इन बाकी पोजीशन पे प्लेस करने की कोशिश करता, तो कितने कितने पॉसिबल नंबर्स बनते। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम जब फिफ्थ पोजीशन पे सेट कर रहे हैं यहाँ पर 1, तो दिस विल ऑलवेज बी बिगर देन सेटिंग दीज 2 बिट्स विद इन दिस रेंज। करेक्ट। जब मैंने क्या कहा, मैंने अपना एक बिट पकड़ा, मैंने कहा मैं फिफ्थ बिट पे उसको सेट करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ हाउ डू आई फाइंड कि मैं जो अब नंबर बनाने वाला हूँ, उसने उससे कितने छोटे नंबर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जिनमें 2 बिट सेट हैं, वो कैसे पता लगाऊंगा? ये बताओ, मेरे पास यहाँ पर कितने ब्लैंक्स हैं? मेरे पास यहाँ पर 5 ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर 5 ब्लैंक हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब है, इफ आई वांटेड टू अरेंज दीज टू बिट्स इन विद इन दीज फाइव ब्लॉक्स जो मैंने अभी मार्क कर दिए, विद इन दीज 5 ब्लॉक्स, तो मेरे पास कितने नंबर्स पॉसिबल जनरेट हो जाते हैं? 5C2। करेक्ट। 5 ब्लैंक पोजिशन हैं, तो मैं 2 बिट्स प्लेस करने हैं। तो 5C2 कितना होता है? 5C2 होता है 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 इंटू 4/2 10 होता है। ठीक है, तो अब ये समझो, इससे इससे हमें क्या पता लगता है? व्हाट आर वी बेसिकली डूइंग इन दिस प्लेस? अगर मैं अपने पहले बिट को, अगर मैं अपना कोई भी एक बिट पकड़ लेता हूँ, उसको फिफ्थ पोजीशन पे सेट करने की कोशिश करता हूँ, तो डायरेक्टली आई कैन सी कि अगर मैं फिफ्थ पोजीशन पे सेट ना करता और पहले के 5 बिट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं पोजीशंस को उठाता, उन्हीं ब्लैंक पोजीशंस या फिर प्लेस होल्डर्स को उठाता, आई कुड हैव फॉर्म्ड 10 डिफरेंट नंबर्स। और सिंपल सी बात है, बिकॉज ये जो बिट्स हैं, ये किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सिंपल सी बात है, ये छोटी बिट्स हैं। जो फिफ्थ बिट है, दैट इट सेल्फ इज वे बिगर देन द रेस्ट ऑफ द 5। करेक्ट। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैंक्स एंड प्लेस होल्डर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कितने नंबर ऑफ ब्लैंक्स हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिट, तो हम जीरो के रिस्पेक्ट 0 1 2 3 4 5 ऐसे बोल रहे हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिट नंबर 5 और फिफ्थ बिट, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ ब्लैंक स्पेस, जो कि हमारा, जहां पर मैंने अभी 1 लिखा हुआ है। राइट। सो अब ये समझो कि अगर मैं अपने एक बिट को यहाँ 5 पे प्लेस फिफ्थ पोजीशन पे सेट करता हूँ, तो जो बाकी मेरे पास कितने ब्लैंक्स बचे? 5 ब्लैंक बचे, 0 से लेके 4 तक वो 5 ब्लैंक हैं। उनमें अगर मैं अपने 2 बिट्स को सेट करने की कोशिश करता, तो कितने मेरे नंबर्स पॉसिबल बन जाते? 5C2। 5C2 कितना है? 10 है। इसका मतलब अगर मैं अपने फिफ्थ बिट पे 1 सेट करता हूँ, तो ऑलरेडी आई कैन सी देयर आर 10 नंबर्स विच आर स्मॉलर देन दिस नंबर। दे आर एक्चुअली 10 नंबर्स विच आर स्मॉलर देन दिस नंबर। और मुझे तो भाई फोर्थ टर्म चाहिए था। ये तो हम अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो फोर्थ टर्म चाहिए था। करेक्ट, मुझे इस सीक्वेंस का फोर्थ टर्म चाहिए था। और करंट हमने ये देखा कि अगर मैं फिफ्थ पोजीशन पे अपना 1 सेट कर दूं, देन देयर आर एटलीस्ट 10 नंबर्स, एटलीस्ट क्या, देयर आर एक्चुअली 10 नंबर्स जो कि मेरे इस करंट नंबर से छोटे हैं। और मुझे फोर्थ टर्म चाहिए था। इसका मतलब हम बहुत आगे निकल आए हैं। हम क्या है, बहुत आगे निकल आए हैं। करेक्ट, हम काफी आगे निकल आए हैं। इसका मतलब जो हमें नंबर चाहिए, जो हमें नंबर बनाना है, उसमें फिफ्थ पोजीशन पे बिट सेट नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, क्योंकि हम सिंपल सी बात देख पा रहे हैं कि अगर फिफ्थ पोजीशन पे एक बिट भी सेट कर दी ना, तो जो बाकी जितना हमारे पास ब्लैंक बचा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है कि 10 नंबर्स एटलीस्ट ऐसे हैं जो कि इससे छोटे हैं। और हमारा एन तो फोर्थ था, हमें तो फोर्थ एलिमेंट चाहिए था, और हम 10वें एलिमेंट पे आ चुके हैं, 11वें एलिमेंट पे आ चुके हैं। तो भाई हमको अब पीछे जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो बैक। तो इसका मतलब है, वी कांट प्लेस दिस बिट 1 दिस बिट 1 एट फिफ्थ पोजीशन। तो इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो पक्का 0 आना होगा। दिस विल बी 0। अब यही चीज बिट नंबर 4 के लिए करके देखते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिट नंबर 4, सो हम यहां पर 1 रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर 1 रखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और हम इन बिट्स को देखेंगे। इधर की बिट्स को मत देखना, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। सो डोंट लुक एट दीज बिट्स। ये बिट्स ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। नाउ बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्लेस बिट एट पोजीशन नंबर एट बिट पोजीशन नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास कितने ब्लैंक बचे हैं? 4 ब्लैंक बचे हैं। करेक्ट, वी हैव गॉट 4 ब्लैंक्स। ठीक है, तो 4C2 कितना होता है? अगर मान लो, अगर बेसिकली वी आर फाइंडिंग कि हाउ मेनी नंबर्स आर बेसिकली स्मॉलर देन दिस करंट नंबर। अगर हम फोर्थ बिट पे 1 रख देते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल क्या है अगर मुझे 2 बिट का बनाना है? ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं फोर्थ पोजीशन पे एक बिट रख दूं, एक बिट रख दूं, ठीक है,
तो बेसिकली स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल क्या है, सच दैट कि जो उसमें एग्जैक्टली के बिट सेट हो, सिंपल सी बात है, दैट विल बी 1 0 0 0 1। ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर यही पता लगा रहे हैं कि इससे कितने छोटे नंबर्स हैं, और वो हमें कैसे मिलता है, वो हमें मिलता है बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग के बिट्स इन दीज ब्लैंक्स, वेज टू अरेंज के बिट्स इन दिस लेफ्ट ब्लैंक, इन दीज ब्लैंक, जो ये हमारे ब्लैंक्स बचे हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो बिट्स, अगर मैं चाहता हूं कि दो बिट्स को सेट करना विद इन दिस रेंज, विद इन दीज फोर ब्लॉक्स, 4c2 इज व्हाट, 4c2 इज 6, करेक्ट। 4c2 इज व्हाट, दो से दो कटा, चार तियां 12, 12 बाय दो छह, ठीक है 6। तो अब ये बताओ, हमारा n तो 4 था, हम तो अभी भी आगे चल रहे हैं, हम तो अभी भी आगे चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? सही बात है, हम चल रहे हैं भाई। चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, यहां पर भी वन नहीं आना चाहिए, यहां पर भी वन नहीं आना चाहिए। दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी 0। नाउ वी कम टू बिट नंबर 3। इस वाले हिस्से की बात करते हैं। सो व्हाट आई डू, सॉरी, इस हिस्से की नहीं, व्हाट डू आई डू, आई ट्राई टू प्लेस वन एट दिस पोजिशन, यहां पर वन रख दिया। अब मेरे पास कितने ब्लैंक्स रह गए हैं, मेरे पास यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर ये तीन ब्लैंक्स है, करेक्ट, ये तीन ब्लैंक्स है। अगेन आई विल चेक 3c2, 3c2 कितना होता है, 3c2 होता है 3। अरे क्या बात है, 3c2 तो 3 होता है, विच इज लेस देन n। ये पहली ऐसी बिट है जहां पर हमको फाइनली जो नंबर ऑफ वेज हैं वो लेस देन मिले हैं, किससे, n से, करंट वैल्यू ऑफ n से। इसका मतलब है कि यहां पर मुझे बिट प्लेस करना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है, अगर मैं बिट नंबर 3 पे एक 1 रख दूं, तो सिंपल सी बात है, जो जो स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है विद 3 पोजीशन एज सेट, वो होगा 1001। तो 1001 से कितने छोटे नंबर्स हैं, 1001 से कितने छोटे नंबर्स हैं, साफ साफ दिख रहा है कि 3 है, 3c2 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि भाई अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग इन द प्रॉपर डायरेक्शन, कि अब हम थोड़ा पीछे आ गए हैं, कोई बात नहीं, पर हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अगर हम बहुत आगे निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तब हमें पीछे आने की जरूरत है। ठीक है। बट नाउ वी कैन सी दैट वी हैव एटलीस्ट 3 नंबर्स, एटलीस्ट 3 नंबर जो कि छोटे हैं, बट हमारा एन जो है वो अभी हमारे इस नंबर ऑफ वेज से बड़ा है। इसका मतलब है कि हम हमें इस बिट पे वन रखना ही रखना पड़ेगा, इस बिट पे हमें वन रखना ही रखना पड़ेगा, एंड दिस सेटिस्फाइड। तो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू, इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। फाइनली पहला ऐसा नंबर हमको मिलेगा जहां पर हम प्रॉपरली वन सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब मैं इसको जरा रब कर देता हूँ। ठीक है, आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, आफ्टर वी हैव सेट दिस वन, तो सिंपल सी बात है, अब एन भी तो अपडेट होगा ना। और एन कितना अपडेट होगा, एन बेसिकली क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म्स ही तो है, एन बेसिकली टेल्स यू द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कौन सा टर्म चाहिए। तो अभी 3c2 जो हमारा आया था वो क्या बता रहा था, वो नंबर ऑफ टर्म्स ही तो बता रहा था। नंबर ऑफ वेज बेसिकली मीन नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट। the number of ways to arrange those k bits into those blank, into those three blanks, it is basically same as counting the number of numbers which have exactly k bit set which are lesser than our current target। ठीक है, वो सेम चीज ही है। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज इज इज सेम एज नंबर ऑफ टर्म्स n। तो n को अपडेट कैसे करेंगे, n विल बी अपडेटेड बाय, n विल बी अपडेटेड बाय 3c2। ठीक है, n को अपडेट करेंगे 3c2 से। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अब हम एक बिट को प्लेस कर चुके हैं, अब हम एक बिट को प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो मेरा K2 था, N जो था वो 4 था, N was 4, K was 2। नाउ दिस K विल बिकम 1 एंड दिस N विल बिकम 1। ठीक है, क्योंकि हमने तीन टर्म्स तो घटाई दिए ना, तीन टर्म्स तो हमने ऑलरेडी ऐसे कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, सो हमारा n कैसे अपडेट होगा, जो भी बिट है जहां पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो नंबर करंट हम जहां पर बिट सेट करना चाह रहे हैं, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कुछ इनफ टर्म्स हैं सच दैट द करंट बिट वुड बी अ पॉसिबल प्लेस टू सेट द बिट। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। सो वेन एवर वी आर गोइंग एक्चुअली गोइंग टू सेट अ बिट, जहां पर भी एन जो होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू द करंट नंबर ऑफ वेज, तो हम तुरंत क्या करते हैं, एन को अपडेट करते हैं। पहली बात तो उस बिट पे हम अपने वन को सेट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया है। देन वी बेसिकली अपडेट आर वैल्यू ऑफ एन। तो एन 4 था, 4 माइनस 3 1 हो जाता है, तो एन हमारा नया जो है वो 1 हो गया है। द न्यू एन इज नाउ 1। एंड के जो हमारा इनिशियली 2 था, क्योंकि हमने एक बिट सेट कर दी है, अब हमें बस एक ही बिट सेट करनी रह गई है। सो दैट विल बी इन व्हाट, दैट विल बी 1। ठीक है, सो द न्यू वैल्यू ऑफ एन के विल बी दिस 1 1। ये याद रखना क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक ही बिट को प्लेस करना है, एक ही बिट को प्लेस करना है।
नाउ लेट से मैं इस सेकंड बिट पे वन रखने की कोशिश करता हूँ। याद रखो यहाँ पर कुछ नहीं करोगे। दीज आर बिट्स विच आर ऑलरेडी कवर्ड, जो रेड में लिखी हुई हैं दीज आर ऑलरेडी कवर्ड, इनको टच नहीं करना है। ठीक है। नाउ वी कम टू बिट नंबर टू। अगर मैं बिट नंबर टू पे वन प्लेस करूं, अगर मैं बिट नंबर टू पे वन प्लेस करूं, तो मेरे पास बेसिकली कितने अभी ब्लैंक्स बचे हैं? दो ब्लैंक्स बचे हैं। ठीक है, दो ब्लैंक्स बचे हैं। हाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग अ सिंगल वन इनटू दीस टू ब्लैंक्स? कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं? It is what? We have two blanks. We have only one bit that we have to set, and that gives you a total of two possible two possible numbers. इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ बिट नंबर टू पे वन प्लेस कर देता हूँ, तो इससे एटलीस्ट दो नंबर छोटे होंगे। इससे एटलीस्ट दो नंबर छोटे होंगे। पर अपना करंट एन तो था, वो तो वन था। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये सेटिस्फाई जब नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम बिट को प्लेस नहीं कर सकते। करेक्ट। तो यहाँ पर बाबू क्या होगा? ये हटके जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। राइट। देन वी मूव टू व्हाट? देन वी मूव टू दिस प्लेस। देन वी मूव टू दिस प्लेस। हम इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। जब इस पॉइंट पे आते हैं, अब क्या है बेसिकली तुम्हारा, व्हाट डू यू डू? हम्म यहाँ पर प्लेस करते हैं वन को। ठीक है, यहाँ पर प्लेस करते हैं वन को। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कितने ब्लैंक्स बचे हैं? यहाँ पर बचा है एक ब्लैंक। वन सी वन कितना होता है? ये वन होता है, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू एन। ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? मैं यहां पर, मैं इस पॉइंट पे एक बिट सेट कर सकता हूँ। ठीक है, एक बिट सेट कर सकता हूँ। अब ये बताओ, मैंने दो बिट्स अपनी सेट कर ली पूरी की पूरी। तो सिंपल सी बात है, जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वहां पर क्या जाएगा? वहां पर बाय डिफॉल्ट अपने आप जीरो चला जाएगा। तो तुम्हारा आंसर जो आएगा, वो क्या आएगा? 1010 इज योर फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म। ठीक है। ठीक है, फॉर एन इक्वल टू फोर, के इक्वल टू टू, दिस शुड बी योर फोर्थ टर्म। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भैया आपने तो गलत आंसर निकाल दिया। आंसर तो नाइन होना चाहिए था। करेक्ट। आंसर तो नाइन होना चाहिए था। ठीक है। पॉइंट ये है कि जो हम एन यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज नॉट वन बेस्ड। जो मैंने भी एल्गो बताया है, दैट वर्क्स फॉर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ऑफ एन। ठीक है। तो बेसिकली जब तुम्हें एन दिया जाता है, वेन एवर यू आर गिवन एन, ठीक है, तो तुम यू विल सब्ट्रैक्ट इट बाय वन टू मेक इट जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वाला। ठीक है। तो अभी जो बेसिकली बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा, देखिए कि भैया आंसर तो नाइन था, आपने ट्वेल्व निकाल दिया, आपने तो बेसिकली ये वैल्यू निकाल दी, दिस इज बेसिकली टेन। ठीक है, आपने टेन निकाल दिया। ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए था। बट पॉइंट ये है कि ये एल्गो गलत नहीं है। ठीक है। दिस एल्गो वर्क्स ऑन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। आप जब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के टर्म्स में बात करते हो, देन बेसिकली दिस एल्गो वर्क्स। ठीक है। तो बेसिकली व्हेन वी आर गिवन एन, जब भी हमको एन मिलता है, जब भी हमको एन मिलता है अपने प्रॉब्लम में, ठीक है, दैट इज वन बेस्ड। ये वन बेस्ड हमें जो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है। और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली जीरो बेस्ड। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वी आर एक्चुअली वन टर्म अहेड। हम एक टर्म आगे निकल गए। तो बेसिकली जब हमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से बोला गया है, तो वी विल जस्ट डू एन माइनस माइनस बिफोर डूइंग दिस एल्गो। तो हम डायरेक्टली ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से करेक्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है। द सो अंडरस्टैंड दिस, द फोर्थ टर्म अकॉर्डिंग टू वन बेस्ड इंडेक्सिंग इज सेम एज द थर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। करेक्ट। वन वन बेस इंडेक्सिंग में जो फोर्थ टर्म है, ठीक है, दैट इज सेम एज थर्ड टर्म इन जीरो बेस इंडेक्सिंग। और जो हमने एल्गो भी डिस्कस किया है, दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन जीरो बेस इंडेक्सिंग। ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू फाइंड द आंसर फॉर यूजिंग दिस एल्गो, तुम कुछ नहीं करोगे, बस इनिशियली अपने एन को बाय वन सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, यू विल डू एन माइनस माइनस। अब मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि भाई ये एक्चुअली में आंसर गलत नहीं है। क्यों? अगर मान लो यहाँ पर मैं एन की जगह, एन में फोर की जगह थ्री लेता, अगर मैं एन को फोर की जगह थ्री लेता, क्योंकि एन माइनस माइनस करना था मुझे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दिस वुड हैव बीन थ्री। ठीक है। अगेन अगर समझो, अगेन अगर मैं यही चीज शुरू करूं, तो सिंपल सी बात है, द फर्स्ट पॉइंट जहां पर तुम्हारा, द फर्स्ट पॉइंट जहां पर तुम्हारा ये क्या कहते हैं, ये बिट सेट होता, वो थ्री पे ही होता फिर भी, क्योंकि तुम क्या करते, फाइव सी टू फिर भी टेन ही रहता, फोर सी टू फिर भी सिक्स रहता, और फाइनली तुम्हारा क्या कहते हैं, थ्री सी टू जाके थ्री बनता। तो क्या है, ये भी तो लेस देन इक्वल टू थ्री है, तो यहाँ पर तुम वन प्लेस कर देते। वेन यू वुड हैव अपडेटेड दिस थिंग। अब जब तुम एन को अपडेट करते तो क्या होता? इन दैट केस थिंग्स वुड हैव चेंज्ड। कैसे? अब तुम्हारा एन थ्री था, अब एन है, ये के है, थ्री था और ये टू था। बिट बाय वन रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि तुमने एक यहाँ पर बिट प्लेस किया है। नाउ यार एन वुड हैव बीन बिकम जीरो। ये जीरो बन गया होता ना, ये तो जीरो बन गया होता तुरंत। ठीक है। तुम फोर माइनस थ्री की जगह थ्री माइनस थ्री करते। ठीक है, तो ये जीरो हो गया होता। ठीक है। अब जब ये जीरो हो चुका है, तब तुम देख लो, अब तुम भाई टू सी
वन ले लो, चाहे तुम वन सी वन ले लो, चाहे तुम जो ले लो, यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर इस पे भी जीरो आएगा, इस पे भी जीरो आएगा, क्योंकि टू सी वन इज टू, वन सी वन इज वन, एंड बोथ आर ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब है ये दोनों बिट्स सेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है। एंड फाइनली हम किस पे आएंगे? फाइनली हम आएंगे अपने किस पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जब हम, ये क्या हो गया? हैंग कर गया? नहीं। हम्म। वर्क फास्ट, ओके। हाँ, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। अब जब तुम इस पे बिट सेट करोगे, इस पे वन रखोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास बिट्स कितनी बच रही हैं? हाउ मेनी ब्लैंक्स डू यू हैव लेफ्ट? हमारे पास कोई ब्लैंक ही लेफ्ट नहीं है अब। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जीरो ब्लैंक्स हैं, एंड वी वांट टू सेट वन बिट। जीरो सी वन इज जीरो, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो दिस इज जीरो। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा? एक प्लेस मिलेगी जहां पर व्हाट, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्टली क्या करेंगे? यहाँ पर अपने वन, यहाँ पर सिंपल सी बात, सेटिस्फाइज द कंडीशन। सो वी विल रिप्लेस दिस बाय वन। ये यहाँ पर वन बन जाएगा। अब ये बताओ, जब मैंने एन को, ठीक है, जो हमारा फोर्थ जो था, जो वन बेस इंडेक्सिंग में था, जब मैं इसको जीरो बेस इंडेक्सिंग में लेके आया, वो थ्री बन गया। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है? ये 1001 नहीं है। यही तो हमारा आंसर था। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? नाइन आना चाहिए था। ये वही तो है। सो बेसिकली दिस एल्गो वर्क्स इन टर्म्स ऑफ जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो तुमको कुछ नहीं करना है। इनिशियली जब तुम्हें एन मिलता है, यू सब्ट्रैक्ट इट बाय वन, एंड देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस एल्गो, तुम्हारा सेम काम होगा। क्यों? क्योंकि वन बेस इंडेक्सिंग में जो nth टर्म है, वो जीरो बेस इंडेक्सिंग में n माइनस वन टर्म होता है। सिंपल। ठीक है। एंड यू कैन सी, मैंने अभी दिखा भी दिया कि व्हेन यू टेक n इक्वल टू थ्री, यू कैन सी यू गेट बेसिकली 1001, जो कि हमारा आंसर था हमारे टेस्ट केस में भी। राइट। ये देखो। नहीं, दिस 1001। इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे, तुम देखोगे इसके बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल बनता है वो 1010, जो कि हमारा क्या होता है? 10 होता है। राइट। सो इन दिस वे बेसिकली यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो थ्रू द कोड। अब सिंपल सी बात है, ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स होते हैं बेसिकली। अब क्या तुम्हें सारे एनसी के निकाल के रखने पड़ेंगे। अब तुम खुद समझो, जो हमारा के है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? वो जीरो से लेकर 50 तक जाता है। इन द वर्स्ट केस हम एक अपर बाउंड ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 64 बिट्स हैं। तो हम क्या लेते हैं? 64 वो ले लेते हैं। क्या कहते हैं, के की वैल्यू जो है वो 64 तक मान लेते हैं एज एन अपर बाउंड। ठीक है। अब ये बताओ, हमारे पास प्लेस होल्डर्स कितने हैं? अब सिंपल सी बात है, 64 बिट्स है तो 64 प्लेस होल्डर्स होंगे। तो हमें क्या निकालना है? 64 बिट्स जो हैं, 64 प्लेस होल्डर्स जो हैं, उनमें कितने वेज में हम बिट्स को सेट कर सकते हैं? तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज प्री कैलकुलेशन। ठीक है, हम पहले से जो प्री कैलकुलेशन करके रखेंगे, प्री कॉम्पिटिशन करके रखेंगे, किसका? ऑफ एनसीके का। एनसीके का हम लोग प्री कॉम्पिटिशन करके रखेंगे पहले से, जस्ट फॉर फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो तुम पहले से प्री कॉम्पिटिशन करके रख सकते हो। वी नो दैट द नंबर ऑफ प्लेस होल्डर्स और द नंबर ऑफ बिट्स दैट वी हैव इन अ नॉर्मल इंटीजर कैन गो अप टू मैक्सिमम 64। एट द सेम टाइम हमारा जो के की वैल्यू वो भी 50 तक जाती है, पर एज एन अपर बाउंड आई विल टेक इट अप टू 64 अगेन। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, पहले एक प्री कैपिटेशन कर लो 64/64 का। ठीक है, उससे तुम्हें सारे अपने बायनॉमियल कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें सारे जब एनसीके मिल चुके हैं, देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई द एल्गोरिथम जो मैंने भी बताया। ठीक है। और अच्छा, अगर किसी को प्रॉपर्टी याद ना हो एनसीके वाली, ठीक है, तो ये डीपी में हमने इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया है। ये क्या हो रहा है? व्हाई इजंट दिस वर्किंग? आई थिंक देयर इज सम इशू माय लैपटॉप। ठीक है, नेवरदलेस अंडरस्टैंड, एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ मैं। ओके, हाँ, अब चल गया। सो अंडरस्टैंड दिस, डीपी में भी बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें काफी चीजें लग गई हैं। इसमें तुमने बायनॉमियल कोफिशिएंट्स देखे, ठीक है, तुमने कायदे की यहाँ पर कॉम्बिनेट्रिक्स देखी, ठीक है, और थोड़ी सी डीबी भी देखी। तुमने ये सब देखा, ठीक है। और याद रखो, फॉर्मूला ये याद रखना, ये तुमने 11वीं 12वीं हर जगह पढ़ा होगा। एन सी के इज बेसिकली वॉट, n-1 ck-1 प्लस n-1 ck। आई थिंक ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। आई होप एवरीवन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये तुम्हारा बेसिकली एक रिकरेंस रिलेशन है किसका? बायनॉमियल कोफिशिएंट्स का, एनसीके निकालना। दिस इज द सेम थिंग दैट वी बेसिकली यूज इन द डीपी प्रोसेसिंग। डीपी हम क्या करते हैं? वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो बेसिकली जब बॉटम से टॉप जा रहे हैं, तो n-1 की जितने कोफिशिएंट्स होंगे वो हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। एंड इन दैट वे वी डायरेक्टली एनसीके निकालने के लिए भी डू n-1 ck-1 प्लस n-1 ck, जहां पर व्हेन वी हैव k एज जीरो और k इज n, तो हमारा डायरेक्टली जो आंसर होता है वो वन हो जाता है, बिकॉज एनसी जीरो इज ऑल्सो वन एंड एनसी एन इज ऑल्सो वन। ठीक है, तो ये हमारे बेस केस है जिनको हम ऑलरेडी अपना क्या कहते हैं, कैलकुलेट करके चलते हैं।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, एन सी के इज इक्वल टू एन माइनस वन सी के माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी के। ये 11 12 में तुम्हें बहुत बार पढ़ाया गया था, तुमने बहुत बार स्टडी किया इस फॉर्मूले को, बहुत जगह इससे मैथ्स के सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। ठीक है, सो इससे हम सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। अब जब हमारे पास सारे एन सी के आ चुके हैं, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस अपना एल्गो लगाना है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू द एल्गो पार्ट। उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ 64 by 64 डीपी एरे, एज आई सेड। देन वी बेसिकली वी यूज अ लॉन्ग लॉन्ग मैक्स लिमिट। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, जब हम एनसी के लेते हैं, इफ यू ओनली टेक 64 C 35, अगर तुम 64 C 37 या फिर 64 C 35 लोगे, सो वो ऑलरेडी इज वे बिगर देन लॉन्ग लॉन्ग मैक्स। तो जो हमारी 64 बिट्स की कैपेसिटी होती है वो उससे वे बिगर है। ठीक है, तो दिस बेसिकली अ कट ऑफ थिंग। ठीक है, हमें पता है कि भाई वो नंबर जब बहुत बड़े हो जाएंगे, इन दैट केस क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा, जस्ट टू हैंडल दैट पार्ट वी यूज अ यू नो क्लिपिंग क्लिपिंग मैकेनिज्म। कि हमें पता है कि भाई सिंपल सी बात है वो ओवरफ्लो कर देगा, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई वी बेसिकली डू अ क्लिपिंग, कि अगर बहुत बड़े नंबर जा रहे हैं, इफ दे आर एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ 64 बिट्स, तो भाई हम उसके आगे के नंबर स्टोरी नहीं करा सकते, राइट। सो फॉर दैट पर्पज हमने लिमिट ले रखी है। नाउ व्हाट डू वी डू, सिंपल सी बात है, ये हमारा जो आउटर लूप है, दिस आउटर लूप इज बेसिकली फॉर चूजिंग एन, एंड द इनर लूप इज बेसिकली चूजिंग फॉर के। सो जे का मतलब के है, आई का मतलब एन है। तो एन सी के जब निकालते हैं तो क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वेन एवर यू आर टेकिंग एन सी, और जो के है वो तुम्हारा एन से बड़ा है, इफ योर के इज बिगर देन एन, तो एन सी के हमेशा जीरो होता है, राइट। एन सी एन प्लस वन इज जीरो बेसिकली, यू कांट प्लेस एन प्लस वन थिंग्स इन टू एन प्लेसेस, करेक्ट। सो बेस केस वन बना दिया। नेक्स्ट हम नहीं तो क्या करते हैं, लेफ्ट पार्ट बेसिकली हमारा क्या, एन सी माइनस वन के माइनस वन जो मैंने कहा था, एन सी माइनस वन के माइनस वन एंड एन गिनो एन माइनस वन सी के माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, एन माइनस वन सी के माइनस वन है, ये है एन माइनस वन सी के। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस भी अभी थोड़ी देर पहले किया है कि फॉर्मूला क्या होता है, ये वही फॉर्मूला है। देन वी बेसिकली चेक फॉर क्लिपिंग। ये क्लिपिंग सिंपल सी बात है, तुम ऐड करके क्लिपिंग मत नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि भाई मैं लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन लिमिट चेक कर लूं, भाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट अगर एक्सीड कर गया ना तुम्हारे लॉन्ग लॉन्ग को, तो वो घूम के नेगेटिव नंबर बन जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये याद रखो, ओवरफ्लो के केस में क्या होता है, योर नंबर्स टर्न अराउंड एंड दे बिकम नेगेटिव। ठीक है, बस जावा में भी यही होता है, सी प्लस प्लस में भी यही होता है। ठीक है, पाइथन यूजर्स तो सिंपल सी बात है, पाइथन यूजर्स में तो नंबर्स तुम बहुत बहुत बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। पाइथन इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पर एक क्लिपिंग मैकेनिज्म लगा रखा है। ठीक है, दैट इज बेसिकली लेफ्ट प्लस राइट अगर तुम करोगे, इफ इट एक्सीड्स, ठीक है, तो प्लस राइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर नेगेटिव बन जाएगा और वो तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हमें क्लिपिंग मैकेनिज्म लगाने के लिए हमने माइनस चेक किया है। ठीक है, कि लेफ्ट भी हमारा काफी बड़ा है, राइट भी हमारा काफी बड़ा है, बट दे इंडिविजुअली डू नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग मैक्स। ठीक है, तो हम उनको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इतना इनफ गैप है क्या, कि अगर हम लेफ्ट और राइट को आपस में ऐड करें, ठीक है, तो हम लिमिट को एक्सीड ना करें। अगर लिमिट को एक्सीड करेगा, सो व्हाट डू वी डू, वी जस्ट डू अ क्लिपिंग, उसको लिमिट के बराबर कर देते हैं, एल्स वी जस्ट डू जो हमने कहा था, एन माइनस वन सी के माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी के। अब हमारे पास सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आ चुके हैं। ठीक है, देन आई डू व्हाट, एन माइनस माइनस, जो कि मैंने कहा था वन बेस इंडेक्सिंग जीरो बेस इंडेक्सिंग में आने के लिए, देन आई क्रिएट माई आंसर। और फिर देखो कितना छोटा सा लूप है, इतना है तुम्हारा मेन कोड। एक बार तुमने बाइनोमियल कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद इतना है तुम्हारा कोड, बस इतना सा। व्हाट डू यू डू, ये स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट बिट्स जो पॉसिबल है। उसके बाद यू फाइंड व्हाट, क्या हम कर रहे थे, जब हम बीएथ बिट पे थे, लेट से जब हम फिफ्थ बिट पे हैं, तो हमारे पास कितने ब्लैंक्स बचे हैं उधर, 5 ब्लैंक्स बचे हैं। ठीक है, फिफ्थ बिट बेसिकली मीन सिक्स पोजीशन। फिफ्थ बिट का मतलब होता है सिक्स प्लेस होल्डर। तो सिंपल सी बात है, उसके अलावा उसको छोड़े कितने ब्लैंक्स बचते हैं, 5 ब्लैंक्स बचते हैं। सो फॉर बिट बी हम कैलकुलेट करते हैं बीसी के। ठीक है, एनसी के कहता हूं मैं। ठीक है, तो वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दोस बी ब्लैंक्स विद के बिट सेट। तो हमें पता लग जाता है, अगर लेस देन इक्वल टू एन है, तो हम अपने आंसर बिट में उस बिट को सेट कर देते हैं, नंबर ऑफ वेज को घटा देते हैं एंड के को माइनस माइनस कर देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा ये लूप जो होगा ये टूट जाएगा, एंड देन वी विल अगेन कम कम हियर एंड चेक कि हमारा के अभी जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है। के अगर जीरो हो गया है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो भाई के का मतलब बेसिकली तुम्हें सारी बिट सेट करनी है ना, एन से मतलब नहीं है। याद रखो, जब तक के जीरो नहीं हो रहा तब तक तुम्हें ये काम करते रहना होगा, रिमेंबर दिस। एन इज नॉट द मेन थिंग, के इज द मेन थिंग। जब तक सारे बिट सेट नहीं हो जाते, एन तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि पहले ही जीरो हो जाए, जैसे कि हमारा अभी 9 वाला केस मैंने दिखाया था, योर एन बिकेम जीरो बिफोर इवन गोइंग टू द लास्ट बिट। ठीक है, तो एन तक नहीं चेक करना है, जब तक तुम सारी बिट्स प्लेस नहीं कर लेते तुम्हें तब तक चेक करना है, राइट। सो व्हाट डू वी डू, वी सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ वेज, एंड देन वी बेसिकली डिक्रीमेंट द नंबर ऑफ बिट्स। और जैसे ये सारी बिट्स कवर हो जाएंगी, वी रिटर्न आवर आंसर। एंड दिस बेसिकली हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज यू कैन से ऑर्डर के इंटू 64। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने प्री कॉम्पिटिशन कर ही लिया था, तो प्री कॉम्पिटिशन में 64 by 64 लगा होगा।
ठीक है, दैट इज बेसिकली ऑर्डर वन। क्योंकि तुम्हारा एन के जितना भी बड़ा हो, एन तुम्हारा 2/50 हो, कुछ भी हो, पर तुम्हारा जो प्री कंप्यूटेशन है वो फिक्स्ड है, वो 64/64 टाइम्स चलेगा। सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो दैट इज ऑर्डर वन। प्री कंप्यूटेशन वाला पार्ट जो है दैट इज फिक्स, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, रिमेंबर, योर प्री कंप्यूटेशन इज इंडिपेंडेंट हियर ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एंड द वैल्यू ऑफ के। दिस इज फिक्स्ड, ये 64x64 टाइम्स चलना ही है। 64/64 कर लो, कितना होता है? 64 होता है 2 की पावर 6 होता है, यानी कि 2 की पावर 12, यानी कि 4096, 4096 होगा। 24 2 अड़तालीस, हाँ, 4096। सो बेसिकली तुम कुछ भी कर लो, ये 4096 टाइम्स चलेगा तुम्हारा ये प्री कॉम्पिटिशन वाला पार्ट। उसके बाद ये देखो, उसके बाद अंदर जो हमने लूप बनाया है, द आउटर लूप वर्क्स फॉर के टाइम्स, के बिट्स के लिए, एंड द इनर लूप विल वर्क फॉर 64 टाइम्स एट मैक्स। ठीक है, जो अंदर वाला लूप है हमारा फॉर लूप, वो 64 टाइम्स काम करेगा बस। ठीक है, सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले लूप का क्या हो गया? के इंटू 64। के कितना था? के 50 था मेरे भाई, के 50 था। ये एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इस एल्गोरिथम में एन जितना ही बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है। के कितना है, एक्सक्यूज मी, उससे फर्क पड़ता है, और के हमारा 85 है सिर्फ। तो द फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज व्हाट? 64 के, और यू कैन जस्ट से ऑर्डर के। ऑर्डर के इज इनफ, एंड दिस इज वेरी फास्ट, दिस इज वेरी फास्ट। ठीक है, तुम खुद सोच लो, एन कितना ही बड़ा था, के सिर्फ 50 है, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो हमारा एल्गोरिथम है, वो रन किस में करता है? 64/64 का प्री कंप्यूटेशन, वो तो फिक्स है, वो ऑर्डर वन ही मान सकते हो एक तरीके से। एंड देन योर दिस के इज जस्ट 50, एंड 50 इंटू 64, बस उतनी बार चलना है, उससे ज्यादा नहीं चलना है। एट मैक्स 64 के यू कैन से, जो कि ऑर्डर के ही है। सो इट इज वेरी फास्ट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिंपल सी बात है, दैट इज ऑर्डर वन ओनली। क्योंकि हमने कोई एन या के टर्म्स में स्पेस खर्च नहीं करी है। वी हैव बेसिकली मेड 64/64 डीपी एरे, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑर्डर वन। ठीक है, मैं उसको मानूंगा क्योंकि बिकॉज दे आर स्मॉल कॉन्स्टेंट्स। अगर यहीं पर कोई बड़ा नंबर होता, अगर 100 होता, 1000 होता, तो मैं शायद मानता कि नहीं भाई, दैट इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। बट हमारा जो केस है उसमें सिर्फ मुश्किल से 4000 एलिमेंट्स हैं, 64/64। ठीक है, और कोई स्पेस भी यूज नहीं करी है। तो आई कैन से द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ऑर्डर वन इन अ वे, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर के। 64 into k, I will say order k. And in this way, basically, you solve the fourth problem. I hope you understood ये कैसे होना था. So yeah, with this, we have completed all the four problems. I hope you understood all the solutions. आपको समझ में आया होगा कैसे problems कर रहे थे. You can, rewind and go back again and go through your specific significant sections जो आपको फिर से समझने हैं, उसको फिर से समझ के देख लो. Okay? And yeah, do like, share, comment, like करो, drop a like if you are new to the channel, और अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, hit the bell icon to never miss an update. ठीक है, एंड इफ यू आर अ रेगुलर व्यूअर, तो भाई लगातार वीडियोस को पूरी एंड तक देखो। इन वीडियोस में बहुत एफर्ट जाता है, ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, कमेंट करो, अप्रिशिएट, टेल मी व्हाट यू लाइक, टेल मी व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। ठीक है, इट गिव्स मी अ वेरी हाई मोरल बूस्ट जब आप, व्हेन यू टेल मी व्हाट यू वांट टू सी, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट और नॉट, उससे मेरे को एक फीडबैक भी मिलता है। ठीक है, सो बेझिझक अपने कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, इट्स ओपन टू एवरीथिंग, इट्स ओपन टू एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पर बदतमीजी मत करना, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, बट या, माय सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब कम्युनिटी भी लॉन्च करी है, जहाँ पर मैंने पोल्स क्रिएट करे थे। ठीक है, द पार्टिसिपेशन वाज नॉट क्वाइट इनफ, एंड आई अर्ज एवरीवन कि भाई, जब भी पोल्स आते हैं, कुछ भी आता है, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन देम, दैट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट यू वांट टू सी। इट विल बी हेल्प, इट विल हेल्प मी टू केटर द कंटेंट इन अ बेटर वे। ठीक है, सो लाइक करो, शेयर करो अपने पीयर्स में, हु इज इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और वो के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर कुछ जस्ट जनरल कॉन्टेस्ट गिविंग पैशनेट है, तो शेयर करो उसके साथ में। ठीक है, खुद भी देखो, एंड तक देखो वीडियोस को। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल और द व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल, जहाँ पर रेगुलरली वीडियोस पोस्ट होते हैं। ठीक है, व्हेनेवर अ वीडियो कम्स अप, वो सबसे पहले व्हाट्सएप पे ही जाता है बात। ठीक है, तो अगर बाय चांस अगर यूट्यूब से मिस भी हो गया, तो तुम्हें व्हाट्सएप पे मिल जाएगा या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन फॉलो आवर ऑफिशियल इंस्टा, इट्स कोड टाइम इंस्टा पेज। ठीक है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन देयर वी डिस्कस अ लॉट ऑफ अमेजिंग पजल्स। ठीक है, बहुत सारी पजल्स आती हैं फॉर इंटरव्यू पर्पसेस, इंटरव्यू में जो पजल्स पूछी जाती हैं बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड Amazon, बहुत सारी अलग अलग उसमें पजल्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो यू कैन चेक इट आउट, दैट फॉलो दैट पेज एज वेल। सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही है। एंड या, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तब तक के लिए दिस अमित शुक्ला साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय। मेहनत करो और गर्दा उड़ा दो।